रीबर्थ ऑफ स्वीट हार्ट एंजल एपिसोड 9। अब तक हमने देखा कि ज्यादातर लेक्चर कैंसिल हो जाने की वजह से सिया वापस राव मेंशन न जाकर मानव के ऑफिस जाने का फैसला लेती है और जब वह मानव के ऑफिस में पहुंचती है तो सब उसे देखते ही रह जाते हैं। पहले तो वह उससे खूबसूरती को देखकर शौक थे, पर जब वहां खड़े सभी एम्प्लॉइज ने सिया को बेहिचक बिना रोक टोक अंदर आते हुए और मानव की प्राइवेट लिफ्ट उसे करते हुए देखा तो उन्हें और बड़ा झटका लगा। सिया जब मानव के केबिन में पहुंचती है तब वह देखी है कि एक लड़की जिसने नाम मात्र के लिए कपड़े पहने हुए थे, साथ ही वह इतनी टाइट थे कि उसकी बॉडी को और ज्यादा दिखाने का काम कर रहे थे और वह बार बार मानव के करीब जा रही थी। ये देखकर सिया को बहुत गुस्सा आता है, साथ ही बहुत जलन भी हो रही थी और इस चीज का अंदाजा उससे खुद नहीं होता और इन सब के चक्कर में मैडम सीधा बिना कुछ सोचे समझे उस एम्प्लॉय को साइड करके मानव की गोद में बैठ जाती है। पहले तो उस लड़की की करीब आना साथ ही स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल्स ने उसका दिमाग खराब करके रख दिया था और अचानक किसी का बिना नोक किया अंदर आना मानव बहुत गुस्सा दिला रहा था और जैसे ही उसने अपनी खतरनाक डरावनी आंखों से सामने की और देखा तो देखा ही रह गया। सिया इंडियन ड्रेस में बहुत प्यारी और एक परफेक्ट देसी गर्ल लग रही थी। ऐसा नहीं था कि वह दूसरे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती, पर जब वह शर्टी शर्ट पहनते थे ना तो वह एक छोटी सी बच्ची क्यूट सी लड़की लगती थी, लेकिन सिया उसे अनारकली ड्रेस में एकदम विल्ड मिच्यो एक अलग ही औरत था जो बहुत पावरफुल था, जो सिया को और खूबसूरत बना रहा था। वहीं नीचे गिरी एम्प्लॉय को तो अचानक ये सब क्या हुआ उसे समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब कुछ देर पहले वह अपनी आंखें सेक रही थी और बार बार मानव के करीब जाने की कोशिश कर रही थी और अब वह सीधा धरती चाट रही है। लेकिन जैसे ही उसने खुद को संभाला और अपना सर उठाकर सामने चल रहा सीन दिखा तो वह पूरी तरह से ब्लैक हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था लगभग। पर धीरे धीरे उसकी आंखों में जो शॉक इमोशन थे वह अब धीरे धीरे गुस्से, नफरत और जलन में बदलने लगे थे और वह गुस्से में झटके से खड़े होने की कोशिश करती है, पर अचानक गिरने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन वह एम्प्लॉय, उसका नाम शीला था, मैं बताना भूल गई, वह ऐसी सिचुएशन में भी मानव के करीब जाने का सोच रही थी। इसीलिए उसने खुद को संभालने का नाटक करते हुए अपना हाथ मानव के शोल्डर पर रखने और खुद को डिसबैलेंस होने का और गिरने का दिखावा करने लगी। पर उसकी फूटी किस्मत आज वहां शैतान रूपी सिया आई थी। जैसे ही सिया ने उसकी यह हरकत नोटिस की और बेचारी का हाथ मानव के शोल्डर से बस कुछ ही इंच दूर था, अचानक से सिया ने उसे चेयर को थोड़ा सा टर्न कर दिया। इस वजह से शीला का हाथ मानव के शोल्डर की वजह हवा में रह गया, फिर एक बार डिसबैलेंस हो गई और मुंह के बाल जमीन पर गिर गई। अब क्या था, एक तो जलन, ऊपर से एक के बाद एक घनघोर दो बार मानव के सामने भेजती टोलरेट नहीं हुआ। उसकी इमेज का मानव के सामने भरता बन गया था, ऐसा उसे लग रहा था। पर सच ये था कि उसे जैसी किसी की भी मानव बजाज के सामने इमेज तो छोड़ो, शायद कुछ असत्यता वो भी ना जो बिगड़े या खराब हो, पर इन बेवकूफों को कौन समझाए जो अपने ही सपनों की दुनिया में रहते हैं। हमें क्या सिया देख लेगी। शीला काफी जोर से मुंह के बाल गिर गई थी, उसके नाक और चीन पर चोट लग गई थी और वह लाल हो गए थे, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे दर्द की वजह से, और वह अपने इस दर्द भरे चेहरे को उठाकर सामने देखती है तो एक पल के लिए थोड़ा डर जाती है, क्योंकि इस वक्त सामने नजर ही कुछ ऐसा था। सामने सीईओ की चेयर पर मानव बैठा हुआ था, उसके चेहरे पर बहुत खतरनाक और जानलेवा इमोशंस थे और वह अपने गुस्से से लाल अंगारे उगलना वाली आंखों से उसे देख रहा था। और वही उसके गोद में बैठी हुई सिया किसी लिटिल डेविल से काम नहीं लग रही थी, बिल्कुल मानव की छोटा वर्जन लग रही थी, बिल्कुल सेम टू सेम। बेचारी नीचे गिर गई थी, लेकिन कोई उसे उठाने के लिए आज तक नहीं भरा। मानव और सिया का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, पर अब तक वहां खड़े किसी गार्ड में भी आकर उसे उठने में मदद नहीं की, ऐसे खड़े थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं। फिर क्या था, बेचारी को खुद ही धीरे धीरे खड़ा होना पड़ा और वह अपनी आंखों में बसे सब गुस्सा और नफरत लेकर सिया को घूरने लगी। कहते हैं ना, जब इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है तब उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस मोहतरमा के साथ हुआ। वह कैसे, लोग सुनो। क्योंकि एक तो सिया आते ही इसकी ऐसे किलो के भाव में घनघोर बेइज्जती की, उसके ऊपर उसके सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, मेरा मतलब मानव की गोद में जाकर बैठ गई। अब बेचारे की क्यों ना जलती, वो खुद वहां बैठने के सपने जो देखती थी, इसलिए उसने आप देखा ना तब और अपना मुंह का पटा शुरू कर दिया। वह लगभग सिया के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, ये लड़की तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसे बिहेव करने की, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, तुम कहाँ पर खड़ी हो, ये तुम्हें क्या जगह लगती है जो तुम मुंह उठाए अंदर चली आए। अभी के अभी मानव सर के गोद से उठो, मैंने कहा उठो।
इतना बोलकर वह सिया का हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए आगे कहती, मैं तुम जैसी घटिया लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिनके पास अच्छी फिगर और चेहरा लुक आ जाए। वह खुद को बहुत बड़ी तीसमार खान समझता है और बड़े बड़े अमीर लोगों को अपनी झांसे में फंसती है, लेकिन मेरे होते हुए तुम मेरे मानव पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अभी मैं तुम्हें तुम्हारियों। वह बेचारी इतना बोल ही पाई थी कि उसकी बोलते बंद हो गई, क्योंकि सिया ने वहां रखे टिश्यू बॉक्स से 4-5 टिश्यू एक के बाद एक निकालकर सभी को एक साथ उसके मुंह में डाल दिया और एक झटके से उसे अपना हाथ छुड़ा लिया। फिर वह पीछे मुड़कर मानव की और अपने गुस्से से आंखों से एक तक देखने लगती है और गुस्से की वजह से उसका चेहरा लाल और सांस तेज हो गई थी। उसने कुछ कहा नहीं था, बस अपनी आंखों में घुसा लिए मानव को देख रही थी। वही मानव ऐसी को 1 मिनट में दफन कर सकता था, पर वह इस वक्त इसलिए खुद को शांत दिख रहा था क्योंकि सामने सिया खड़ी थी और चाहे कुछ भी हो जाए उससे अपना असली वह चेहरा जिसे पूरी दुनिया डरती थी उससे कभी भी सिया के सामने नहीं लाना था। फिलहाल तो नहीं, बिल्कुल नहीं। साथ ही सिया का ये से बर्ताव करना, उस पर हक जताना उसे अच्छा लग रहा था, पर उसके इस बात का सब कई लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। कुछ ऐसा ही शीला ने भी किया, पर अब उसकी शामत आई थी जो उसे बहुत जल्द बर्बाद करने वाली थी। शीला को लगा कि मानव को सिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो आगे भी कुछ बोलने वाली थी, पर अचानक मानव के शब्द सुन पड़ गई। मानव ने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स को गुस्से से देखकर अपनी ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम चाहते हो इस लड़की के साथ साथ में तुम सबको भी जमीन में दफन दूं? उसके बस एक लाइन से ही वहां खड़े सब डर से काटने लगे। वह बॉडीगार्ड जो पहले पत्थर की मूर्ति की तरह वहां खड़े थे, वह जल्दी से आगे आते हैं और लगभग उसे एम्प्लॉय को कचरे की बैग की तरह घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। इस दौरान बेचारी छूटने की कोशिश कर रही थी, चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों ही नाकाम थे क्योंकि बॉडीगार्ड्स बहुत पावरफुल थे। इसलिए वह खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी और उसकी बोलनी सिया ने पहले ही बंद करवा दी थी टिश्यू पेपर से। सिया अभी गुस्से से मानव को घूर रही थी, उससे कुछ लेना देना नहीं था कि मानव ने शीला के साथ क्या किया और क्या नहीं, पर फिर भी उससे मानव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर यह इंसान इसका तो एक तरफ कहता है कि इसके आसपास कोई भी लड़की नहीं आती और ना ही यह आने देता, तो क्या ये शीला नागिन थी जिसे इतना लिपट रही थी और यह कुछ नहीं कर रहा था? मानव को पता था कि सिया को अब बहुत गुस्सा आ गया है और अब उसे सिया को मनाने की जरूरत थी, पर बेचारा उन्हें एक्सपीरियंस कहा था। अब तक तो वो बस सबको अपने इशारों पर नचाया करता था, उसे किसी ने अपने इशारों पर नहीं नचाया था, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि ऐसे समय पर क्या करते हैं, मामला शांत कैसे किया जाता है। इन सब में वह कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस सिया को वापस अपनी ओर खींच उसे अपने गोद में बैठता है और फिर उसके चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ ऊपर उठकर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है। सिया पहले गुस्से में थी और अचानक मानव के इस मुंह से वह थोड़ा शॉक थी, पर उसने रिएक्ट नहीं किया। वह बिना कुछ बोले, बिना किसी एक्सप्रेशन के उसके गोद में बैठी हुई थी और एकता उसकी आंखों में देख रही थी। मानव बात को बदलने के लिए कहता है, आज तुम्हें कॉलेज नहीं जाना था, फिर तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर सिया अपने कुछ नहीं बोले, बस एक तक मानव को देख रही थी। मानव को पता था कि सिया जो कुछ हुआ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहती है, पर बोल नहीं रही है। मानव गहरी सांस लेकर कहता है, मैं काम में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि वह औरत मेरे इतने करीब कब आई, पर फिर भी मैं उसको इसकी सजा देता, पर उससे पहल तुम यहाँ आ गई और यह सब होगा। अब अपना ये गुस्सा कम करो। मानव उसे एक्सप्लेनेशन दे रहा था, लेकिन अपनी वह बॉस वाले अंदाज में एरोगेंट टोन जिसे सुन सिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह बस एक तक मानव को देखते हैं, फिर उसके गोद से खड़े होकर कहती हैं, फिर ठीक है, आप ध्यान लगाकर अपना काम करो मिस्टर बजाज। इतना बोलकर वह एक झटके से मानव से दूर होती है और बिना कुछ पूछे बोले सीधा केबिन से बाहर चली जाती है। उसका ऐसे इग्नोर करना और बिना इसकी इजाजत के केबिन से ऐसे बाहर जाना और सबसे ज्यादा उसे मिस्टर बजाज बोलना मानव के गुस्से की लिमिट क्रॉस कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके गले की पास की बहुत सारी नसें भी फूलकर दिखाने लगी थी। सिया जी स्पीड से ऊपर आई थी, इस स्पीड से गुस्से में दम दनते हुए ऑफिस के बाहर आती है। बाहर आकर सीधा पार्किंग एरिया में जाती है जहां उसे ड्राइवर कर के पास खड़ा मिलता है। सिया उसके पास जाकर कर की चाबी मांगती है। ड्राइवर को लगा सिया कर में कुछ भूल गई है, इसीलिए कर की चाबियां मांग रही है, इसीलिए वह उसे दे देता है, पर उसके सोच के बिल्कुल उल्टा सिया चाबी लेकर सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठी है और एक जोरदार आवाज के साथ कर स्टार्ट करके फुल स्पीड से वहां से निकल जाती है। कर की स्पीड इतनी थी कि रास्ते में आए एम्प्लॉयज एक तरफ हो गए, वहीं में गेट पर खड़े गार्ड्स इतनी स्पीड से आ रही कर को देखकर तो पहले सरप्राइज थे, पर जब वह कर की नंबर प्लेट और कर में बैठे इंसान को देखते हैं तो तुरंत जल्दी से गेट ओपन कर देते हैं।
गनीमत तो ये थी कि उन्होंने जल्दी एक्शन नहीं किया होता तो शायद सियाकी कर सीधा उसे गेट से जा टकराती, फिर एक तो कर रहती या तो गेट रहता, पर गेट बिल्कुल सही समय पर खुल गया और सिया की कर वहां से निकल गई। वही ध्रुव जो सिया को ऐसे गुस्से में वहां से निकलता देख उसके पीछे जाता है, पर तब तक सिया जा चुकी थी, इसीलिए वह भागते हुए मानव के पास आता है तो मानव भी विंडो के पास खड़े होकर एक तक नीचे देख रहा था, शायद सिया की कर को ही देख रहा था जो पागलों की तरह रास्ते पर बिना किसी डर के फुल स्पीड में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी पीछे से ध्रुव मानव को आवाज देते हुए कहता है, ये सब क्या है और सिया ऐसे क्यों यहाँ से चली गई, वह इतने गुस्से में क्यों थे, तूने उसे कुछ कहा या गुस्सा किया, मुझे सच सच बताना। अब आप सब सो रहे होंगे कि ध्रुव एक असिस्टेंट होकर मानव के साथ ऐसी बात क्यों कर रहा है, तो ध्रुव उसका सिर्फ असिस्टेंट नहीं था, दोस्त भी था। पर दोस्ती घर पर और प्रोफेशनली असिस्टेंट काम पर, ये दोनों का रोल था। पर आज सिया को ऐसे ज्यादा देख ध्रुव अंदर जाकर मानव से गुस्से में पूछ बैठा। मानव तो पहले ही गुस्सा था क्योंकि सिया उससे पर गुस्सा थी, उससे बात नहीं कर रही थी, ऊपर से गुस्से में सिया एक तो बिना उसके परमिशन के उसकी एक तरह से इंसल्ट करके वहां से चली है, ऊपर से अब ध्रुव भी उसके साथ इतनी बदतमीजी के साथ बात कर रहा है। ये देखकर मानव अपनी आंखें उठाकर सामने खड़े ध्रुव को देखा है, उसकी उन गुस्से से लाल आंखें और खतरनाक एक्सप्रेशंस को देखकर तो कुछ पलों के लिए ध्रुव भी डर जाता है, लेकिन खुद को संभालते हुए कहता है, इन गुस्से से आग उगलने वाली आंखों से मुझे घूरना बदन कर, इससे डरता नहीं हूं मैं, और मुझे सीधे सीधे बता क्या हुआ है, यहाँ आते वक्त तो कितना खुश थे, फिर अचानक क्या हुआ। मानव गुस्से में कहता है, कुछ ज्यादा ही जिद्दी गुस्से हो गई है, उसे लगता है कि वह जो कर रही है वह सही है और मैं उसके पीछे पीछे उससे हर एक बात एक्सप्लेन करते हुए और सॉरी बोलते हुए घूम लूंगा, लेकिन वह फूल रही है कि मैं कौन हूं, मैं मानव बजाज हूं। मैं कुछ समय के लिए शांत क्या हूं, क्या सब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं और उन सब की ये हरकतें मेरा पैशन लेवल क्रॉस कर रही है। इतना बोलकर वह एक जोरदार ठीक वहां रखे एक टेबल पर दे मारता है, जिस वजह से उसके ऊपर रखा बड़ा सा फ्लावर पॉट नीचे गिरकर बिखर जाता है और उसके टुकड़े पूरे ऑफिस में फैल जाते हैं। मानव को भी सिया का इस तरह बेवजह गुस्सा करके उसके साथ ऐसा बर्ताव करना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए वह भी वहां से निकल गया क्योंकि वह कभी भी अपना गुस्सा सिया पर नहीं उतर सकता था, चाहे गलती सिया की हो या किसी और की, पर अगर उसने अभी अपना गुस्सा शांत करने की जरूरत थी इसलिए वह वहां से निकल गया। वहीं दूसरी ओर सिया काफी गुस्से में थी, गुस्सा कम और जलन ज्यादा थी, उसे मानव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही बहुत जलन भी हो रही थी क्योंकि सिया को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि कोई लड़की मानव के इतना करीब जाए। पर ऐसा हुआ और जब वह लड़की सिया को इतना कुछ बोल रही थी तब मानव ने उसे लड़की को कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि रोक भी नहीं, बस बैठकर तमाशा देख रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने मुझे सभी चीज एक्सप्लेन करना तक जरूरी नहीं समझा, मुझे सॉरी तो छोड़ो, उसे अपनी गलती का भी एहसास नहीं है, सब मेरी ही गलती है। ये सब सोते हुए वह गाड़ी ड्राइव करते हैं और सीधा राव मैंशन के लिए चली जाती है। थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद उसकी कर रो मैंशन में इंटर करती है, वह कर से बाहर निकाल जोर की आवाज के साथ दरवाजा पटक कर बंद करती है और अंदर की ओर चली जाती है। जैसे ही वह हॉल में पहुंचती है वहां पर उसे मिसेज राव रागिनी और नक्श बैठे हुए दिखते हैं, वह कुछ बात को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। वही किसी के अंदर आने की आहट पाकर जब सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सिया को आता हुआ देखते हैं। सिया बिना यहाँ वहां ध्यान दिए डाइनिंग टेबल पर जाकर खुद के लिए एक गिलास में पानी लेकर उसे पीकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। तभी उसके कानों में नक्श की आवाज पड़ती है जो उसे देखकर कह रहा था, क्या तुम्हें लगता है कि यह तुम्हारा घर है, जब चाहोगी आओगी, जब चाहोगी चाहोगी, जैसा मन आएगा वैसे रहोगी, यहाँ सब बैठे हैं जो इस घर के सदस्य हैं उनको इग्नोर करोगी और उन्हीं के घर में ऐसे मालकिन की तरह रहोगी और तुम्हें कोई कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है किसी ने तुम्हें तुम्हारी असली जगह याद दिलाए, कहीं मिस्टर बजाज ने तुम्हें उनके घर से तो नहीं निकाल दिया, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि तुम कैसी लड़की हो। ये बोलकर वह हंसने लगता है। वही उसकी बातें सुनकर सिया का पर जो पानी पीकर थोड़ा हाई हुआ था वह 100 की स्पीड से फिर से बढ़ जाता है। फिर क्या था, सिया अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है, पर फिर भी जब वह खुद को शांत नहीं कर पाती और पीछे से आ रही मैसेज राव नक्श की हंसी सुनती है तो उसका दिमाग घूम जाता है। वही एक फ्रूट बास्केट रखा था और उसके अंदर एक चाकू रखा था। सिया एक झटके से वहां से वह चाकू उठाकर पीछे पलटती है और जहां वह तीनों बैठे थे वहां पर फुल स्पीड से और पावर से दे मरती है। चाकू पूरी स्पीड के साथ नक्श की तरफ पड़ता है। वहीं कुछ देर पहले जो ये सब सिया पर दांत फाड़कर हंस रहे थे अब उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी।
नक्श तो सामने की तरह बड़ी बड़ी आंखें लेकर सामने देख रहा था। उसके माथे पर पसीना आ गया था, उसके दिल की धड़कन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वही उसके बगल में बैठी मिसेज राव रागिनी की चीख तो ठीक पूरे मेंशन में गूंज उठी। नक्श धीरे धीरे हिम्मत कर अपनी मुंडी एक तरफ घूमता है। उसके ठीक कान के पास चाकू जो आधा सोफे में धंस हुआ था उसे देखकर वह अपनी थूक निकाल लेता है और फिर डर से भारी अपनी आंखों को घूमर सिया को देखा है जो गुस्से से लाल आंखों से उसे घूर रही थी। आज तक सभी ने सिया को गुस्सा करते हुए देखा था, पर आज उसका गुस्सा कुछ नेक्स्ट ही लेवल पर था। अगर नक्श ने जरा भी यहाँ वहां हिलने की हिम्मत की होती तो चाकू सोफे की बजाय उसके गले या मुंह में होता और उसकी जान परलोक में होती। वहां खड़े सभी सर्वेंट की भी जान सूख चुकी थी। इस सीन को देखकर वह अब सभी सिया को देखकर अपने डर को काबू नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने जीवन में बहुत लोगों का गुस्सा देखा था, पर ऐसा पहली बार देखा होगा। सिया मानव से गुस्सा हो जाती है और गुस्से से उसके ऑफिस से अकेले ही कर लेकर वहां से राव मैंशन आ जाती है। राव मैंशन आने के बाद भी उसका गुस्सा कम नहीं हुआ था और उसे गुस्से में पेट्रोल डालने का काम किया नक्श में। नक्श जानबूझकर सिया को उल्टा सीधा बोल रहा था, उसका मजाक उड़ा रहा था और इन बातों में जब उसने मानव का जिक्र किया तब सिया का गुस्सा लिमिट क्रॉस करके और उसने बगल में रखे फ्रूट बास्केट से चाकू उठाकर उसकी ओर फेंक दिया। उसका मूव इतना फास्ट और सटीक था कि चाकू बराबर नक्श के कान के करीब सोफे के अंदर दास गया। भाई, ये सीन देखकर वहां बैठे रागिनी, मैसेज राव और सर्वेंट की जान हलक में आ गई थी। वही नक्श तो डर के मारे पसीने में नहा चुका था। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि बगल में बैठी रागिनी तक को सुनाई द। सिया अभी भी उसकी ओर गुस्से से देखती है, फिर अपनी ठंडी मगर ऊंची आवाज में रहती है, कभी भी अपने इस गटर जैसे मुंह से कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचा। अगर आगे से मेरे मामले में इंटरफियर करने की कोशिश भी की तो अगली बार निशाना बिल्कुल नहीं चुकेगा, समझल का। इतना बोलकर वह वहां नहीं रुकती और सीडीओ से होते हुए कैमरे की ओर जाने लगती है। वही इतनी देर से शोक में बैठी रागिनी गुस्से से उठकर सिया के पीछे जाती है। सिया जो सीढ़ियां चढ़ रही थी पीछे से रागिनी उसका हाथ करके पकड़कर उसे रोक देती है और उसे अपनी ओर घूमकर उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की? तुम अपनी जगह और औकात भूल रही हो, कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ गई हो। इतना बोलकर वह सिया को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर सिया को थप्पड़ मार पार्टी उससे पहले सिया उसका हाथ पकड़ लेती है। सिया की पकड़ इस वक्त इतनी मजबूत थी कि रागिनी को लग रहा था उसकी हाथ की हड्डियां टूट जाएगी। फिर वह अपनी नजरें चारों तरफ कमाती है। घर पर काम कर रहे सभी सर्वेंट, नक्श और उसकी मां का ध्यान उन सब की ओर था। ये देखकर रागिनी सिया की ओर देखकर शैतानी मुस्कुराहट देती है और फिर जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है और चिल्लाते हुए डरने का नाटक करते हुए बोलती है, देखो सिया, मुझे पता है कि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बार बार मेरे साथ ऐसी हरकत करोगी। ये बोलकर वह खुद धीरे धीरे पीछे जाने लगती है। ये सीन देखकर सिया रागिनी का चेहरा देखती है जिस पर इस वक्त बहुत शातिरत इमोशंस थे। उसका ये चेहरा और इमोशन देखकर अचानक सिया के दिमाग में एक पिछले जन्म की याद कौन जाती है। पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था। रागिनी उसे इसी तरह गुस्सा दिलाने के लिए बहुत कुछ बोलती है, उसकी इंसल्ट करती है, पर कुछ इस तरह करती है कि सबको लगे वह सिया को समझ रही है और सिया ही उसे पर गुस्सा कर रही है। वह जो बोल रही है वह सिया के भलाई के लिए बोल रही है, पर सिया बेकल उसे समझ नहीं आ रहा। और ऐसे ही उसने खुद से 4-5 सीढ़ी से नीचे छलांग लगा दी थी और सिया पर इल्जाम लगा दिया था कि सिया ने उसे गुस्से में सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। इस बात को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उसे वक्त वहां पर फैमिली से कोई मौजूद नहीं था, बस कुछ सर्वेंट से। जब फैमिली वालों ने सिया को इस बारे में डांटना और सुनना शुरू किया तब सिया बार बार सफाई देने लगी और कहने लगी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको बार बार यह कहता सुन उसके बड़े भाई ने उसे सबूत मांगा था। तब सिया ने वहां खड़े सर्वेंट की ओर देखकर बड़े ही प्यार से और आंखों में एक असली उनकी ओर टेक करके हाथ, जब ये सब हुआ था तब सभी सर्वेंट, बात है मैं सच में रागिनी को नहीं धक्का मारा। सिया की बात पर जब उन सर्वेंट से पूछताछ की गई तो उनमें काम करने वाली एक फीमेल सर्वेंट जो उम्र में करीब 40 से 45 साल की थी वह आगे जाकर रहती है, नहीं सर, ये लड़की झूठ बोल रही है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है इस छोटे मैडम को धक्का देते हुए और मैडम पर चित्र चिल्लाते हुए। उन्होंने साफ साफ झूठ कहा था, वह भी बिना किसी हिचकी चाहत के। इसके परिणाम स्वरूप मिसेज राम ने सिया को 2 कहते मारे थे। वह चाहते इतने जोरदार थे कि उनकी उंगलियों के निशान उसके गाल पर आ गए थे और रसिया को अपने मुंह में खून का स्वाद आने लग गया था, पर किसी ने भी उन्हें रोकने की, सिया को बचाने की या सच जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने नौकरों पर भरोसा किया, रागिनी पर भरोसा किया, पर उसे एक मौका तक नहीं दिया।
ये सब याद आते एशिया के चेहरे पर, जो थोड़ी देर पहले गुस्से के एक्सप्रेशन से वह अचानक बदल के और उसके फेस पर डेविल मुस्कुराहट आ गई। फिर वह रागिनी के करीब जाकर उसके कान में रहते हैं, तुम्हें बहुत आदत है ना नाटक करने की, चलो मैं आज तुम्हारी थोड़ी मदद कर देते हैं। सिया के चेहरे पर से बदलते एक्सप्रेशन और उसकी बातें सुनकर रागिनी कंफ्यूजन में पड़ गई। उसे लगता सिया घबराएगी और कुछ गलती करेगी, पर यहाँ तो कुछ और ही सीन था। वह इसके बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उसे एहसास होता है कि वह इस वक्त हवा में है। फिर उसका दिमाग जो कहीं और था वह ठिकाने पर आता है और उसे रियलाइज होता है कि सिया ने उसे लगभग 10 से 12 सीरियल से नीचे धक्का दे दिया है। और अगले ही सेकंड रागिनी धर्म के आवाज के साथ जमीन पर गिरी हुई थी। ये देखकर जो पहले शॉक में थे और बड़े शॉक में गए, पर जल्द ही बाहर आए और रागिनी की ओर भागने लगे। सबसे पहले मैसेज राम आगे जाकर उसे उठाती है, क्योंकि रागिनी काफी जोर से गिरी थी। उसकी पैरों में मोच आई थी, साथ ही सर पर भी बहुत चोट आई थी, बस खून आना बाकी रह गया था। बाकी सर्वेंट से जल्दी से वहां आ जाते हैं और रागिनी को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सप्रागिनी को देखते हैं जो गला पाट कर श्रीमती राव को लिपट कर रो रही थी। वह अभी भी डर के मार काट रही थी और उसकी आंखें लगातार ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी सिया को देख रही थी, जो बिना किसी इमोशन के उसे देख रही थी। वहीं मिसेस राव जब रागिनी को शांत कर रही थी और उससे कई चोट लगी है या नहीं ये देख रही थी, तभी जो सर्वेंट वहां खड़े थे उनमें से एक लेडीज सर्वेंट सीरियल से ऊपर होते हुए सिया के पास शादी है और लगभग सिया के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम घटिया लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी छोटी मैडम के साथ यह सब करने की? तुम्हें बड़े मालिक की वजह से यहाँ रहने दे रहे हैं, तुम्हें झेल रहे हैं, इसका मतलब तुम हमारे सर पर बैठोगे? तुम जैसे तो कुली की लड़कियों को ठीक करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, जो अपनी औकात भूल जाते हैं। तुम जैसे सड़क छाप लगता है, तुम इस घर की मालकिन हो, अपनी जगह भूल रही हो। ये बोलकर वह सिया का हाथ बहुत टाइट थी पड़ती है। उनकी पकड़ इतनी टाइट थी कि उनके उंगलियों के निशान उसके हाथों पर दिखने लगे थे। सिया आज पहले ही चलता फिरता बम बन गई थी और यह पागल लोग सामने से आकर कह रहे हैं, आओ और हम पर फोटो और हमें बर्बाद कर दो। जिस हाथ को उसे नौकरानी ने पकड़ा था, सिया वही हाथ 360 डिग्री घूमर इस औरत का हाथ कसकर पकड़कर उसे मरोड़कर उसके पीठ से लगती है। उसके ऐसा करने से वह नौकरानी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है, क्योंकि सच में हाथ बहुत बुरी तरह से मरोड़ दिया गया था। सिया उसे एक धक्का देकर नीचे की ओर फेंक देती है। वह खुद को संभाल नहीं पाती और इन सब चक्कर में वह भी नीचे धड़ाम के साथ गिर जाते हैं। फिर सिया उसे देखकर कहती है, चाह पेक्षा क्याटली गमक। फिर उसे नौकरानी की ओर देखकर कहती है, मेरी जो भी औकात है तुमसे तो बहुत ऊपर है, इसलिए आइंदा से अगर मेरे साथ बदतमीजी करने की या इस तरह बिहेव करने की कोशिश की है, ना जो हाथ मुझ पर उठाते हैं ना उन्हें काटना मुझे बहुत अच्छे से आता है, चाहे तो अभी करके दिखाओ। फिर नौकर हो, नौकर के हिसाब से रहो, मालकिन बनने की कोशिश की तो तुम्हें अपने पैदा होने पर भी पछतावा करने के लिए मजबूर कर दूंगी, समझी? तभी मैसेज शराब गुस्से में चलते हुए कह दी है, तुम बेहुदा लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में मेरे ही बेटी के साथ यह सब करने की? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उन्हें चोट पहुंचा, उन्हें धमका, वह भी मेरे सामने। तुम्हें तो मैं। वह इतना ही बोल पाई थी, किसी या बीच में ही अपनी गरजती हुई आवाज में रहती है, अगर इतनी ही अपनी बेटी की पड़ी है ना, उसे पल्लू से बंद कर रखो और उसे और अपने बाकी है 3 नैनों को भी कहो मुझसे दूर रहे। क्या तुम्हारी आंखें नहीं है? ये दिमाग में गोबर भरा है जो तुम्हें सामने चल रही सीधी चीज भी नहीं दिखती? क्या लगा रखा है मेरे बच्चे जाकर किसी तिजोरी में रखो अपने इन अनमोल रतन को। और फिर अगर फिर से किसी ने बेवफा मुझे उलझने की कोशिश की, कसम से उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, समझे? ये बोलकर वह सबको एक वार्निंग भी नजर से देखते हैं और पीछे मुड़कर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। सिया चलता फिरत टाइम बम बनकर घूम रही थी और इसके चक्कर में नक्श और रागिनी की अच्छी खासी वोट लग गई। साथ ही पूर राव मैंशन भी दहशत में आ गया। सबको वार्निंग देने के बाद सिया अपने कमरे में चली गई और वही सब आपके सिया के इस अवतार को और गुस्से को देखकर कांप रहे थे। आज तक उन्होंने कई बार सिया को गुस्सा होते हुए और करते हुए देखा था, पर इस लेवल का पहली बार था। सिया अपने अपने कमरे में जाती है और जोर से दरवाजा पटक कर लगती है। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मेंशन में गूंज उठी। सिया सीधा कमरे के बालकनी में गई और लंबी लंबी सांस लेने लगे ताकि खुद को शांत कर सके। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उसका गुस्सा, दिमाग और दिल तीनों शांत होने लगे। सिया सामने शून्य में देखते हुए कहते हैं, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? इतना बुरा क्यों लग रहा है? जब मैं उसे लड़की को खडूस की इतनी करीब देखा, क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा और क्यों मैंने ऐसा किया? फिर खुद के मन को शांत करने के लिए कहते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस खडूस के साथ कुछ टाइम बिताने आई थी और वही लड़की मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोल रही थी, इसलिए मैं नहीं है क्या? बिल्कुल, इसलिए, बाकी कोई वजह नहीं है।
फिर अचानक उसके दिमाग में एक और बात है, आज वह अचानक ऑफिस गई इसीलिए उसे इस बात का पता चला, अगर नहीं जाती तो उसे पता ही नहीं चलता और इतने बड़े ऑफिस में कितनी फीमेल स्टाफ इसी तरह मानव के करीब जाते होंगे, करीब रहते होंगे। ये सब सुनकर सिया का मन गुस्से और जलन में पूरा भर गया और इस चीज की खुद मैडम को भी कोई आइडिया नहीं थी क्यों हो मानव को लेकर कितना पजेसिव हो गई है। फिर वह कुछ चाहिए मुझे क्या रहे काम करते हुए, मैं भी अभी बहुत बिजी हूँ, मेरे एग्जाम से मुझे स्टडी करना है इसलिए मुझे अभी किसी से बात करने में या कॉल करने में अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। इतना बोलकर वह टेढ़े मेढ़े मुंह बनाते हुए अपनी बैग लेकर कुछ बुक्स लेकर बैठ जाते हैं। पर पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा, उसने जबरदस्ती पढ़ने की बहुत कोशिश की पर सब करके ऊपर से जा रहा था, इसीलिए आखिर में उसने वह किताब ही बंद कर दी। फिर अलमारी खोली, उसमें से अपने लिए कंफर्टेबल कपड़े निकले और सीधा बाथरूम चली गई। आधे घंटे बाद जब वह बाहर आए तब उसे काफी शांत और अच्छा लग रहा था। सिया ने अपने कपड़े बदल लिए थे और हमेशा की तरह सिया शॉर्ट और ओवरसाइज शर्ट जो आधा तक किया हुआ था वह पहनकर बाहर आती है। उसके बाद अपना लैपटॉप ओपन करती है तो उसे वहां कुछ ईमेल्स के नोटिफिकेशंस दिखाई देते हैं, इसीलिए जल्दी से वह ईमेल बॉक्स ओपन करके एक एक पढ़ने लगती है और पढ़ते पढ़ते हैं वह लैपटॉप में इतना बिजी हो जाती है कि कब दोपहर के 3-4 बज जाते हैं उसे खुद पता नहीं चलता। अचानक उसके मोबाइल का अलार्म बजता है और जब सिया का ध्यान उसे और जाता है तब उसे थोड़ा होश आता है, इसीलिए जल्दी से अपना काम निपटा कर लैपटॉप बंद कर उसकी सही जगह रखकर वह रूम से बाहर आती है और सीधा दादाजी के कमरे की ओर चली जाती है। दादाजी की तबीयत में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था, इस वजह से थोड़ी बहुत मशीन है जो दादाजी की बॉडी से कनेक्ट थी उन्हें निकाल दिया गया था, ऑक्सीजन मास्क अभी भी था। दादाजी पहले से बेहतर थे, अब वह खुद से कम उठकर बैठ पाते थे और थोड़ा बहुत चल पाए थे, पर उन्हें हमेशा अपने आसपास किसी की मदद की जरूरत रहती ही थी, इसलिए उनकी हेल्प हमेशा उनका हेल्प करता था और पूरे समय उनके साथ। सिया को अपने कमरे में देखकर दादाजी उसे उंगली के इशारे से पास बुलाते हैं तो सिया चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट लेकर दादाजी की ओर बढ़ जाती है। फिर उनका एक हाथ पकड़कर वही चेयर पर बैठी है और कहती है, तो कैसा रहा दादाजी आपका दिन, अब आपको अच्छा लग रहा है? दादाजी अपने धीमी और कमजोर आवाज में रहते हैं, अब पहले से बेहतर हूं, पर अब इस कमरे को देखकर बहुत बीमारी वाला एहसास होता है। अब गया हूं इस कमरे में बैठे बैठे और यह कमबख्त डॉक्टर मेरी बात मानता ही नहीं है, बस ये घटिया दवाइयां देते रहता है जब देखो तब। दादाजी की शिकायत सुन सिया के चेहरे पर छोटी मुस्कुराहट आती है। फिर वह कहते हैं, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, फिर अभी आप अपने दोपहर की गोलियां लीजिए और साथ ही कुछ खा लीजिए, उसके बाद मैं आपको नीचे गार्डन में ले जाऊंगी, फिर हम गार्डन में टहलते हुए बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? दादाजी किसी छोटे बच्चों की तरह अपना सर हमें हिलते हैं तो सिया उनके हेल्पर की ओर देखते हैं तो हेल्पर मुस्कुराते हुए अपना सर हमें हिलता है और रूम के बाहर चला जाता है और कुछ ही मिनट में दादाजी के लिए दलिया और उनकी दवाइयां लेकर आता है। दलिया और दवाइयां को देखकर दादाजी काम हो बन जाता है, पर बाहर जाने के लालच में बेचारे चुपचाप जल्दी जल्दी सब खत्म कर लेते हैं। दादाजी इस वक्त सच में किसी छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। अर्शिया उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर सर्वेंट में से अभी कोई सिया को देखा तो हैरान हो जाता, क्योंकि सुबह की सिया और अभी के सिया में बहुत ज्यादा फर्क था। सुबह की सिया का और एक्सप्रेशंस इतने डेंजरस थे कि कोई उसे आंख उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और अभी जो सिया सामने थी वह प्यारी बोली चुलबुली सिंपल सी एकदम नाजुक प्यारी बच्ची जैसी लग रही थी, जिस किसी को किसी भी तरह का कोई खतरा न हो। लगभग आधे घंटे बाद सिया दादाजी के हेल्पर की मदद से दादाजी को व्हीलचेयर पर बैठी है और उनकी मदद से दादाजी को धीरे धीरे नीचे एंट्रेंस तक ले आती है। उसके बाद वह हेल्पर से कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो वह उन्हें बुला लेगी, तब तक वह आराम कर सकते हैं। ये सुनकर हेल्पर हाँ में कर हिलता है और वहां से चला जाता है तो वही सिया दादाजी के व्हीलचेयर को धक्का देते हुए उन्हें गार्डन की ओर ले जाती है। बहुत समय बाद इस तरह बाहर खुली ताजी हवा में आने की वजह से दादाजी को भी काफी अच्छा महसूस होता है। सिया उनके व्हीलचेयर को धक्का देते हुए उन्हें गार्डन घूम रही थी, नहीं लगाए हुए फूल दिखा रही थी, साथ ही बहुत सारी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चों की तरह जो स्कूल से घर आकर अपने दादा दादी को पूरे दिन के बारे में बताता है। दादाजी भी मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे और बीच बीच में उसके बारे में सवाल भी कर रहे थे, और सिया बच्चों जैसे क्यूट क्यूट एक्सप्रेशन देकर उन्हें सभी बातें अच्छे से बता रही थी। बहुत समय घूमने के बाद सिया दादाजी को एक पेड़ की छांव के नीचे अच्छे से व्हीलचेयर पर बैठी है और खुद भी वहां रखी बेंच पर बैठ जाती है। दोनों शांति से बैठे हुए थे। सूरज लगभग ढल चुका था, हवा हल्की ठंडी थी जो मन को शांत करने में मदद कर रही थी।
दादाजी सामने देखते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है सिया, ये पहली बार होगा जब मुझे ठीक होने की कोई जल्दी नहीं है, या यूं कहो मैं ठीक नहीं होना चाहता। दादाजी की ऐसी अजीब बात सुनकर सिया उनकी ओर देखते हैं और सवाल करते हुए कहते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप दादाजी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जिस पर दादाजी कहते हैं, मुझे सब पता है बेटा, आप यहाँ हमारे पास तब तक ही हो जब तक हम ठीक ना हो जाए। अगर ऐसा है तो हम पूरी जिंदगी जो बचिए ठीक नहीं होना चाहते, हमें हमारी प्यारी पोती के साथ बहुत सारा समय बिताना है। पर बदकिस्मती देखो, बचपन में तुम हमसे दूर हो गए। जब हमें सालों बाद तुम्हारे बारे में पता चला और तुम्हें हम यहाँ लेकर आए तो इन पागल लोगों ने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारे साथ इतना गलत किया कि अब तुम यहाँ रहना नहीं चाहती, हमसे दूर जाना चाहती हूँ। पर यह बड़ा आदमी लालची है, उसे अपनी पोती से बहुत प्यार है और वह उसे खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। दादाजी की बात सुनकर सिया कुछ पल के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि यह बात सच थी। फिर वह भी सामने देखते हुए कहते हैं, दादाजी आप ऐसे बोलकर मेरे आपके प्रति प्यार क्यों, देखभाल की बेकदरी कर रहे हैं? आपको पता है आप मेरी फैमिली है। वह आपके जिसने मुझे ये बताया कि मैं अनाथ नहीं हूँ, वह आप थे जिससे मुझे अपना यहाँ प्यार दिया। जब मुझे आपकी ऐसी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चला तो आपका मालूम है मुझे कितना दर्द हुआ, क्योंकि मुझे पता है आपकी इस हालत की वजह भी कहीं ना कहीं मैं हूँ, और आज आपने ये बोलकर उसे सच साबित कर दिया। सिया को ऐसे खुद पर इल्जाम लगाता देख दादाजी तुरंत उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम नहीं हो समझी, इसलिए आइंदा से मेरी पोती के बारे में ऐसा कुछ भी मत बोलना। मेरी पोती सबसे अच्छी है और सबसे प्यारी है, वह कभी कुछ गलत नहीं करती। दादाजी की बात सुनकर सिया दादाजी के कंधे पर अपना सर टिककर उनकी एक हाथ में अपना दूसरा हाथ अटकाकर शांत बैठ जाते हैं। दादाजी अपना हाथ धीरे धीरे उठाकर उसके सर को एक दो बार सहलाते हैं और फिर वह भी शांति से बैठ जाते हैं। फिर कुछ सोचकर वह सिया से कहते हैं, बच्चे, अगर यह बुढ़ा तुम्हें कुछ पूछे तो क्या तुम उसका सच सच जवाब दोगी? जिस पर सिया बस हमें सर हिलाती है और कहती है, अगर जवाब होगा तो जरूर दूंगी। जिस पर दादाजी कहते हैं, उससे दिन क्या हुआ था और जिस हॉस्पिटल में तुम्हें भेजा गया था, तुम वहां से मिस्टर बजाज के पास कैसे पहुंचे? हमने इस बारे में छानबीन करने की बहुत कोशिश की पर हम नाकामयाब रहे, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। राधा जी के ऐसे सवाल से सिया चौंक जाती है, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि दादाजी इस तरह का कभी सवाल पूछेंगे। फिर वह दादाजी की ओर देखते हैं और अपने मन में कहते हैं, अगर सच बता दिया तो आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वह सामने देखते हुए कहते हैं, दादाजी मुझे उससे बारे में बात नहीं करनी, नहीं उससे दिन क्या हुआ था इस बारे में, ना ही उससे अस्पताल के बारे में। हाँ, पर मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं मिस्टर बजाज के पास बहुत खुश हूँ। उन्होंने इसी गली मेरे गार्जियन बने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी की, मुझे लीगली एक तरह से अडॉप्ट किया, मेरी सारी जिम्मेदारी उठाई। जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी तब मेरा बहुत ख्याल रखा, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे इसी छोटे बच्चों की तरह संभालते हैं। और मेरी गुलाब, मेरा मतलब है लीला आंटी, वह तो मुझे सबसे प्यारी है। आपको पता है उन्हें ना मेरी हर बात बिना कहे ही पता चल जाती है। जिंदगी में पहली बार अपनापन पर वह प्यार और माँ का प्यार क्या होता है, ना उन्होंने मुझे उसका एहसास शीला। जब मुझे मिस्टर बजाज घर लेकर आए थे ना, तब मेरी कंडीशन बहुत खराब थी, मैं खुद से कड़ी तक नहीं हो पाती थी, पर उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत। आपको पता है कभी कभी तो वह मेरे लिए खड़ूस के खिलाफ चली जाती है, जबकि वह उनसे और उनके गुस्से से डरती है, पर जब बात मेरी आती है तो वह किसी से नहीं डरती। यह बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। दादाजी उसकी बातें सुन रहे थे, उसकी वह स्माइल देख रहे थे, पर जितना सिया ये सब बोलते हुए स्माइल कर रही थी ना, दादाजी के दिल में उतना ही दर्द हो रहा था कि कैसे उसके अपने परिवार में उसे इतना दर्द दे दिया कि उसे अब बाहर वाले अपने लगने लगे हैं, पर अपने पराए, जो सच में पराए ही थे। जब ये बच्ची यहाँ अपने परिवार से मिलने के लिए इतना खुश होकर आई थी, तब उसके इस परिवार में उसकी सारी उम्मीदों का गला कोटा था और अपने खून को न चुनकर उसे लड़की को चुना था, जिसे इन सभी ने सालों से पाल पोस कर बड़ा किया था। ऐसा भी नहीं था कि सिया के आते ही उन्हें उससे लड़की को यहाँ से भागने की जरूरत थी, पर परिवार में से किसी ने कभी सिया को अपनाने की, समझने की या परिवार समझने तक की जरूरत नहीं समझी, और इसका नतीजा आज यह है कि आज उनके रिश्ते इस तरह उलझे हुए। सिरसिया दादाजी को कहते हैं, चलिए दादाजी अब कमरे में चलते हैं, हम काफी समय से बाहर हैं और अभी धीरे धीरे माहौल ठंडा हो रहा है, अगर और थोड़ी देर यहाँ रुके तो शायद आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इतना बोलकर सिया दादाजी के व्हीलचेयर को धक्का मारते हुए वहां से आगे बढ़ जाती है। इन सब से अनजान की वहीं दूसरे तरफ एक इंसान कब से उसकी और दादाजी की सभी बातें सुन रहा है। सिया जब एंट्रेंस के पास आए तो उसे दादाजी का हेल्पर वहीं खड़ा मिला, फिर जैसे दोनों ने दादाजी को कमरे से बाहर लाया था उसी तरह दादाजी को कमरे में ले गए।
हेल्पर ने जल्दी से दादाजी को स्पंज पर दिया और आरामदायक कपड़े पहना दिया। उसके बाद सिया भी अपने कमरे में चली है दादाजी के साथ बात करते हुए। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके दिल में दबी बातें, इमोशंस कब उसके फोटो पर आ गए। सिया कमरे में आकर बैठते हैं, तभी एक सर्वेंट वहां से गुजर रहा था। उसे देखकर सिया उसे रोकते हैं और कहते हैं, मेरे कमरे में एक स्ट्रॉन्ग कॉफी भेजो, दूध वाली, और उसमें शक्कर बहुत कम डालना। इतना बोलकर वह फिर से अपनी पीठ उसे नौकर की ओर करती है और अपने बैग से कुछ किताबें निकलने लगती है। सर्वेंट अगर यह पहले हुआ होता तो जरूर मन करता, लेकिन सुबह की घटना के बाद उन्हें अच्छा खासा दोस्त मिल चुका था, इसलिए उसने ज्यादा नाटक न करते हुए चुपचाप जाकर सिया के लिए काफी बनाना ही सही समझा और वहां से चला गया। तकरीबन 5 मिनट बाद वह वापस सिया के कमरे के बाहर था। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया तो सिया ने उसे अंदर आने के लिए कहा। सर्वेंट अंदर आकर बड़े ही सभ्यता से काफी सिया के पास टेबल पर रख देता है और सर झुकाकर वहां से चला जाता है। उसकी चाहते ही सिया दरवाजा बंद करती है और अपने बुक पकड़ पढ़ते हुए काफी की एक सीट लेने लगती है। ऐसे ही रात के खाने का समय हो क्या, आज सिया नीचे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने खाने वाली थी, इसलिए जल्दी से बाथरूम जाकर फ्रेश होती है और फिर सीधा नीचे हॉल की तरफ चली जाती है। जब वह नीचे आती है तब वह देखी है हाल में मिस्टर ए और मिसेस राव को छोड़कर बाकी सभी थे, मतलब वह 3 भाई और रागिनी। सिया एक नज़र उनको दिखती है और हमेशा की तरह टेबल की दूसरी ओर बनी हेड चेयर पर बैठ जाती है। जब सिया डाइनिंग एरिया में आए थे तब नक्श ने उसे देखा तो उसके अंदर डर की लहर पैदा हो गई और अनजाने में ही उसका हाथ अपने कान के पास चला गया, जिस पर हल्का सकत था जो सिया ने चाकू मारा था तब लगा था। वही रागिनी अपनी आंखों में घुसा लिए पर चेहरे पर मायूसी और डर लिए सिया को देखते हैं। अब तक राम को और अधिक को सुबह हुई सभी चीजों के बारे में अच्छे से खबर मिल गई थी, वह भी मस्त तड़का मार के। उन सभी को वहां देख सर्वेंट जल्दी जल्दी खाना परोसते हैं। सभी खाना परोसने के बाद जब सभी खान की शुरुआत करने वाले थे तब अधिक का ध्यान सिया की प्लेट की और ज्यादा, जिसे सिर्फ एक रोटी और सब्जी ली थी। ये देखकर अधिक उसे पूछता है, क्या हुआ सिया, तुम्हें ये खाना पसंद नहीं आया? तुम्हारे लिए कुछ और बना या कुछ और दो? तुम इतना कम खाना क्यों ले रही हो? तुम्हें तो इस आगे में ज्यादा खाना चाहिए ना। रुको, मैं सबसे बोलकर तुम्हारे लिए कुछ और बनाने के लिए कहता हूँ। सिया जब अधिक की बात सुनती है तब कहते हैं, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो है ठीक है। पर अधिक कहता है, पर तुमने इतना काम क्यों लिया है, कुछ और भी तो लो। सिया एक बाइट खाते हुए कहते हैं, मुझे इतनी वैरायटी का खाना खाने की आदत नहीं है। इतना बोलकर वह शांति से अपना खाना खाने लगती है, पर उसकी उससे एक लाइन से तीनों भाइयों की नज़र सिया पर अटक जाते हैं। इस पर नक्श में सिया को देख रहा था। सबका ध्यान सिया की ओर देखकर रागिनी को बहुत जेलफुल होती है और अनसिक्योर फील होता है, इसीलिए वह अपनी प्यारी और थोड़ी मायूस आवाज में रहते हैं, भाई क्या आप मुझे प्लीज वह सब्जी देंगे, वह मेरे हाथ में चोट लगी है। उसकी आवाज सुनकर राम उसकी ओर देखता है, फिर उसकी हाथ पर जिस पर पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी को देखकर राम के दिमाग में सुबह की घटना के बारे में बातें घूमती है, पर वह कुछ नहीं कहता और एक एक करके रागिनी जो मांग रही थी उसकी प्लेट में वह दे देता है। तीनों शांति से अपना खाना खत्म करते हैं। सबसे पहले सिया का खाना खत्म होता है। अपनी पानी पीने के बाद सिया ग्लास नीचे रख प्लेट के सामने दोनों हाथ जोड़ती है और उठकर चली जाती है। ऊपर आकर सीधा अपने कमरे में नहीं जाती, पहले दादाजी के पास जाकर ये देखते हैं कि दादाजी ने उनका खाना और दवाई ठीक से ली कि नहीं, फिर उन्हें गुड नाइट बोलकर आराम करने का बोलकर वहां से अपने कमरे में आ जाती है। अब तक रात के 9:30 बज गए थे। सिया ने आदत के चलते मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल करने वालों पर जैसे ही हो कॉल वाले बटन पर उंगली रखने वाली थी, कुछ सोचकर उसने फोन बंद कर दिया और वहीं रखा और बेड पर लेट गई। काफी देर सोने की कोशिश करती है, बार बार पोजीशन चेंज करती है, पर उसे नींद नहीं आती तो वह फ्रस्ट्रेट होकर उठकर बैठ जाती है। एक नज़र फोन को देखते हैं जो अभी वैसा का वैसा पड़ा हुआ था, जिसे देखकर उसके अंदर घुसा पान अपने लगता है और मन में बोलती है, खुद कभी एक मैसेज या कॉल नहीं कर सकते? हाँ, अपने काम में डूबे होंगे। इतना बोलकर बेड से उठकर वह कमरे में टहलने लगती है, पर नींद ना आने की वजह से वह थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। पर अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वह भागकर अपनी बैग के पास जाती है और उसमें से मानव का एक शर्ट निकलती है और अपने टेडी बेयर को पहना देती है। फिर उसे गले लगा कर सोने की कोशिश करती है, पर उसे अभी कुछ कमी लग रही थी। फिर उसके दिमाग के पहिए घोड़े सब चले। फिर वह वापस उठकर उसे बाग के पास आती है और एक परफ्यूम की बोतल उसे टेडी बेयर पर लाकर थोड़ा स्प्रे करती है, और फिर जब वह उसे टेडी बेयर को हैक करते हैं तब वह कहते हैं, हाँ अब थोड़ा ठीक है। इतना बोलकर उसे टेडी बेयर को हैक करके वह सोने की कोशिश करती है और घनी मत मैडम सो भी जाती है। अब आप लोगों को पता ही होगा शर्ट मानव का है और वह परफ्यूम जो मानव हमेशा उसे करता है वह भी मैडम आते समय उठाकर लाई थी, तो आप सब समझ ही गए होंगे। वहीं दूसरी ओर मानव के विला में
इस वक्त मानव का कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, बस एक हल्की सी लाल लाइट देख रहे थे और ठीक उसके ऊपर दो भयानक गहरी आंखें। तभी हवा का झोंका आता है और खिड़की से पर्दा हल्का सा खिसक जाता है, जिससे चांद की रोशनी कमरे में थोड़ी सी आ जाती है और हल्का हल्का अंधेरे में चीज दिखने लगती है। मानव इस वक्त अपने होठों में सिगरेट डब है, उसके लंबे लंबे कैश ले रहा था। वही सामने टेबल पर उसका फोन रखा हुआ था और मानव अपनी गहरी आंखों से लगातार उसे मोबाइल को भर रहा था, मानो अभी उसे मोबाइल में घुस ही जाएगा। पर काफी समय होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जिस वजह से उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। इतना गुस्सा पड़ गया कि उसने एक जोरदार लात सामने बनी कांच की टेबल पर दे मेरी और कांच वही टूटकर बिखर गए, साथ ही मोबाइल और टेबल पर रखी दूसरी चीज से भी नीचे गिर गई। ये बहुत गलत किया तुमने डार्लिंग, बहुत गलत लगता है तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी के साथ बर्ताव करने की वजह से तुम भूल रही हो कि तुम किससे इग्नोर कर रही हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मानव बजाज का दर क्या होता है। इतना बोलकर उसके होठों के कोने थोड़ा ऊपर उठे और उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन दिखने लगा। सिया को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह एक टेडी बेयर को मानव के कपड़े पहनकर उसे पर मानव जो बॉडी परफ्यूम उसे करता था उसे लगा लेती है। उसके बाद उसे टेडी बेयर को गले लगा करके चैन की नींद सो जाती है। वही मानव अपने कमरे में बैठे सिया के कॉल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जब से सिया राव मेंशन गई थी तब से वह रात में एक दूसरे से कॉल पर बात करते और सिया पूरी रात कॉल चालू ही रखती थी और मन भी वह कॉल कट नहीं करता था। अगली सुबह एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद वह कॉल कट करते थे, पर आज वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, जिस वजह से मानव बहुत गुस्से में था और वह गुस्से में सिया को अपनी इस गलती की सजा देने के बारे में तय करता है। फिर कुछ सोचकर गुस्से में अपना जैकेट उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है, साथ ही विला के बाहर आकर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। कार पूरी रफ्तार से सड़कों पर दौड़ रही थी। देखते ही देखते मानव की कार धीरे धीरे सुनसान जंगल के इलाके में आ जाती है और थोड़ी देर बाद कार लगभग जंगल के बीचों बीच से होते हुए आगे बढ़ती है। थोड़ी देर और कार चलाने के बाद मानव कार को रोक देता है। सामने एक खंडहर जैसी जगह थी, मानो बिना किसी हिचकिचाहट के घर से बाहर आकर उसे खंडहर की ओर चला जाता है और उसके अंदर इंटर करता है। बाहर से खंडहर जैसे दिखने वाला वह बांग्ला अंदर से बिल्कुल अलग था। अंदर सब कुछ अलग और खतरनाक था। हर जगह गार्ड्स हाथ में बंदूक लिए खड़े थे। मानव को देखकर एक एक करके सब उसे डिलीट करने लगे, पर मानव ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। सबको इग्नोर करते हुए वह लगातार अंदर की ओर जा रहा था। जैसे जैसे वह अंदर जा रहा था वैसे वैसे बहुत डरावनी दर्द भारी चीज सुनाई देने लगी और धीरे धीरे वह और बढ़ती जा रही थी और एक साथ कई सारी दर्द भारी चीज साफ सुनाई दे सकते थे। मानो इन सब को इग्नोर करते हुए पूरी रात के साथ अंदर दाखिल होता है। जब वह एक कमरे के सामने से गुजर रहा था कि तभी वह रुक जाता है, पर कमरे के अंदर देखने लगता है वहां एक आदमी को बंधा हुआ था। उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे कट लगे हुए थे, उनसे खून बह रहा था। उनको देखकर साफ समझ आ रहा था कि गांव अभी कुछ समय पहले दिए गए हैं, क्योंकि खून ताज़ा ताज़ा था। पर उन गांव में कुछ पुराने गांव भी थे। जब वह जंजीरों से बंधा आदमी अपनी पलकें उठाकर सामने दिखता है और जैसे ही उसकी आंखें मानव की आंखों के साथ मिलती है वह डर से कांपने लगता है। वह एक समय तक इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर मानव वहां खड़े एक बॉडीगार्ड को देखा है और कहता है इससे बेहोश होने तक की इजाजत नहीं है इस जगह, और उसे दिन रात पचर करो। उससे भी समझ आना चाहिए कि उसने मानव बजाज की चीज को हाथ लगाने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इतना बोलकर वह वहां से चला जाता है। उसके जाते ही 2 घंटे कैट अंदर दाखिल होते हैं और बर्फ से ज्यादा ठंडा पानी उसे पर डाल देते हैं, जिससे वह आदमी एक झटके से होश में आता है और चिल्लाने लगता है, क्योंकि वह अपनी कोई आम ठंडा पानी नहीं था, उसमें ज्यादातर नमक और अलग अलग केमिकल्स डाले हुए थे, जिस वजह से जब भी ऐसी कुछ चीज उसके बॉडी पर जख्मों पर गिरती उसे 100 गुना ज्यादा दर्द महसूस होता। ऐसा लगता कि हजारों चींटियां बार बार उसे काट रही है और उसके स्किन को चबा रही है। ये दर्द सहना बहुत मुश्किल था, पर उसे आदमी के पास इसे सहन करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मौत भी नहीं। वही मानव वहां से निकालकर सीधा एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ा होता है। उसे देखकर एक गार्ड जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है। जब मानव वहां से अंदर जाता है तो इस वक्त वह बालकनी में खड़ा था और बालकनी में खड़े होकर वह नीचे देखा है जहां बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। उनके आसपास बहुत सी हड्डियां देखी जा सकती थी, साथ ही नीचे उसे जगह पर कहीं जगह खून के और मांस के टुकड़े निशान आसपास पूरी जगह पर बिखरे हुए थे। तभी तभी नीचे शेर की दहाड़ने की जोरदार आवाज गूंजती है और इस समय एक लड़की की दर्द भरी और दर्द भारी चीज भी गूंज होती है। वह चीज सुनकर मानव के फोटो के कोने ऊपर उठ जाते हैं और वह सामने का नजारा देखने लगता है।
सामने का नजारा ऐसा था कि वह जगह शेरों के रहने के लिए बनाई गई थी। वहां पर शेर और उसकी फैमिली थी और उसमें 2 शेरनियां और लगभग 8 से 9 शेर के बच्चे थे और इस वक्त शेर और वह दोनों शेरनियां एक जगह पर किसी को घेर कर खड़े थे। और ठीक पत्थर और शेरों के बीच एक लड़की देखी जा सकती थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके शोल्डर पर नाखूनों के निशान थे, उसके पैरों पर काटने के भी निशान थे जिससे लगातार खून बह रहा था। साथ ही लड़की के चेहरे पर भी बहुत गहरी नाखूनों के निशान थे। वह लड़की दर्द से और डर से चिल्लाकर पीछे हटने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी बदकिस्मत की पीछे पत्थर के अलावा और कोई रास्ता नहीं था जिससे वह वहां से निकाल। तभी एक शेरनी आगे बढ़कर उसके पैरों पर निशाना बनाकर उसे अपने मुंह में दबोच लेती है और उसे घसीटकर बाहर निकलने लगती है। वह लड़की पत्थर को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करती है, पर आखिर उसे शेरनी के ताकत के सामने वह जख्मी लड़की की पावर कम पड़ जाती है और शेरनी उसे कचरे की तरह घसीटते हुए बाहर निकलती है। वही शेरनी जब उसे लड़की को घसीट रही थी तभी उसकी नज़र दूर ऊपरी मंजिल पर खड़े शख्स पर जाती है जो एक तक उसे देख रहा था। उसे देखकर उसके आंखों में एक आशा की किरण नजर आने लगती है और वह अपनी बच्ची कोची ताकत से जोर से चिल्लाते हुए कहती, मानव कर, मानव सर, मुझे बचा लीजिए, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ मैं यहाँ से नहीं, मैं इस देश को छोड़कर चली जाऊंगी, मैं भूल जाऊंगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या किया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। उसे लड़की की आवाज सुनकर मानो बिना किसी इमोशंस के उसे देखता रहता है, फिर अपने पॉकेट से एक सिगरेट निकाल उसे अपने मुंह में दबाता है और उसे जलाकर उसकी लंबा कष्ट भरते हुए कहता है, मैं कुछ समय के लिए शांत हुआ था, इसका मतलब यह नहीं था कि सब अपनी औकात भूल जाए। और मानव बजाज कभी किसी को माफ नहीं करता। तुमने मेरे साथ गद्दारी की और मेरी डार्लिंग को इतना कुछ कहा, आज तुम्हारी वजह से वह मुझसे नाराज है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन सब गलतियां की माफी तुम्हें मिलेगी। इतना बोलकर वह टेढ़ा मुस्कुराता है। अब तक तो आप सब समझ ही गए होंगे, यह और कोई नहीं ऑफिस की एम्प्लॉय शीला थी जो मानव के करीब जाकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और इसने सिया की बहुत इंसल्ट की थी जिस वजह से सिया बहुत गुस्से में थी और मानव को इग्नोर कर रही थी। अब तक शेरनी ने उसे बाहर खींच लिया था और शेर के बच्चे उसके ऊपर आकर उसे अपने छोटे छोटे पंजों से उस पर हमला करने लगे, साथ ही अपने छोटे पर नुकीले दांतों से उसे काटने लगे। वही शीला दर्द से चीख रही थी, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर अब तक वो पूरी तरह से शेरों के हथे लग चुकी थी। बीतते समय के साथ शीला के चीखें बती गई और कुछ समय बाद आवाज आना बंद हो गया, जिसका मतलब साफ था कि शीला अब मर चुकी है। पर जो कुछ भी हो रहा था उसे देख और सुन मानव के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। वो अभी शांति से बिना किसी भाव के चेहरे के साथ खड़ा था। तभी पीछे से ध्रुव वहां आता है। जब वो सामने का नजारा देखता है तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है जो वो जल्दी छुपा लेता है। फिर मानव की ओर देखकर बोलता है, बॉस, हमने सभी इंफॉर्मेशन और फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है, साथ ही जो भी शीला के साथ शामिल था उनका नामो निशान मिटा दिया गया था, साथ ही जो इंफॉर्मेशन इन सब ने बाहर लिखी थी उसे पूरी तरह से बदल दिया गया है। उसकी बात सुनकर मानव कुछ नहीं कहता, बस एक नज़र ध्रुव को देखता है और अपनी सिगरेट पीने लगता है। उसे कुछ ना बोलता देख ध्रुव कहता है, बस उसे डॉक्टर का क्या करना है। जिस पर मानव कहता है उसने कुछ कहा, जिस पर ध्रुव कहता है उसने अपना सारा गुना कंप्रेस कर लिया है। उसने ये भी कंप्रेस किया है कि उसने मैडम को टॉर्चर रागिनी रात के कहने पर किया है और इन सब के लिए उसे राजी ने बहुत बड़ी अमाउंट दी थी। ये सुनकर मानव अपनी सिगरेट की आखिरी कैश लेकर सिगरेट को अपने जूते के नीचे मसलते हुए कहता है, उसे इतनी आसान मौत नहीं मिल सकती। उसने मानव बजाज की चीज पर नजर डाली, उसे नुकसान पहुंचा, इसकी सजा इतनी आसान मौत नहीं हो सकती। इसे इतना टॉर्चर करो कि ये मौत की भीख मांगे, पर इसे करने मत देना। अपनी जिंदगी के हर एक सांस के साथ यह पछताएंगे कि आखिर क्यों उसने मेरी लिटिल डार्लिंग के साथ यह सब किया। उसकी यह डरावनी बात सुनकर ध्रुव एक पल के लिए घबरा जाता है, पर जल्दी खुद को संभाल कर कहता है, जी पास सर। उसका जवाब सुनते ही मानव भी वहां से निकल जाता है और जिस रास्ते से आया था उसे रास्ते से ही वापस उसे खंडहर से बाहर निकाल कर अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद उसकी गाड़ी ठीक राव मैंशन के सामने आकर रुकती है। गेट के पास पहले से गार्ड्स खड़े थे और वह मानव की कार को अच्छी तरह से पहचान जाते हैं। जब वह मानव को देखा है तो तुरंत गार्डों को इशारा कर गेट खोलने के लिए कहता है। गार्ड्स जल्दी से दरवाजा खोलते हैं और मानव की गाड़ी अंदर इंटर करते हैं। मानव अंदर इंटर करता है और एक नज़र दरवाजे को दिखता है, फिर अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल कर उसे पर कुछ टाइप करता है और मोबाइल वापस अपने पॉकेट में रखता है। उसे बस 2 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक में एंट्रेंस का दरवाजा खुलता है और सामने सिया का बॉडीगार्ड राघव खड़ा था।
राघव जल्दी से आगे बढ़कर मानव के लिए कर का दरवाजा खोलना है। मानव बाहर आता है और सीधा बंगले के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर सीधा सीढ़ियों से होते हुए वह सिया के कमरे की ओर चला जाता है। वही कर के पास राघव मुंह खोल आंखें बड़े किए हुए उसे ही दिशा में देखने लगता है जहां से मानव गया था। बेचारे को सोचने समझने या पूछने तक का मौका नहीं दिया मानव ने। थोड़ी देर बाद वह फोर्स में आता है। जल्दी से कर का दरवाजा लगाकर वह भी अंदर चला जाता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। सिया का कमरा। सिया इस वक्त उसे टेडी बेयर को कस के गले लगाकर सो रही थी। उसने अपने बालों की चोटी बनाई हुई थी, ओवरसाइज टी शर्ट और शर्ट पहना हुआ था। उसका एक हाथ और एक पर टेडी बेयर के ऊपर था। सोते समय बहुत क्यूट लग रही थी। वही कमरे में जल रही येलो डिम लाइट उसे चेहरे को और भी प्यार बना रही थी। सिया को देखकर मानव की आंखों में हल्के से इमोशंस दिखते हैं, पर जल्द ही उन इमोशंस की जगह गुस्सा में बदल जाती है और मानव एक तक उसे टेडी बेयर को घर कर देखने लगता है। धीरे धीरे मानव सिया के बेड की ओर बढ़ते हुए अपना ब्लेजर निकालकर वही रख देता है और उसके बेड के पास पहुंच जाता है और अपने गुस्से से लाल आंखों से एक तक बेड को देखने लगता है। मानव अपने अड्डे पर जाता है। वहां वह अपने प्यार शेर को और उसकी फैमिली को अच्छे से भरपेट खाना खिला है। उसके बाद अपनी कर लेकर सीधा राव मैंशन की ओर निकल पड़ता है। राम मैंशन पहुंचने के बाद वह राघव को कॉल कर दरवाजा खोलने के लिए बुलाता है। राघव जिसे अचानक से अपने बॉस का कॉल आया था, उसे बेचारे की नींद उड़ गई और वह लगभग भागते हुए दरवाजे के पास आकर दरवाजा खोलता है तो उसे सामने अपने बॉस की कर दिखती है। वह जल्दी से आगे बढ़कर कर के पास आकर कर का दरवाजा खोलना ही वाला था कि दरवाजा खुलता है और मानव बाहर आता है और उसको कर की जावेद हमारे हुए मानव सीधा मैंशन में इंटर करता है। वही राघव को लगा था कि मानव अभी वह सिया के बारे में पूछेगा, पर मानव ने तो उसे ढंग से देखा भी नहीं और सीधा सीढ़ियों से होते हुए फर्स्ट फ्लोर पर आंखें और सीधा सिया के कमरे की ओर बढ़ गया। ये देखकर मानव का मुंह बन गया। ये देखकर राघव का थोड़ा मुंह बन गया, पर वह क्या ही कर सकता था, इसीलिए उसने जल्दी से कर को वहां से हटकर एक जगह पार्क कर दिया और फिर से अंदर जाकर दरवाजा बनाकर अपने कमरे में चला गया। वही मानव धीरे से सिया के कमरे का दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। अंदर जाकर सामने का नजारा देखकर उसकी भौहें तन गई, साथ ही चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। वही सिया पेट केबल टेडी बेयर को कसके आप करके सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे जो उसका चेहरा छुपा रहे थे। रूम में सिर्फ एक डिम लाइट चालू थी। ब्लैंकेट आदि से ज्यादा बेड से नीचे थी। खिड़की खुली थी, इस वजह से हवा और चांद की रोशनी भी कमरे में आ रही थी। इस वक्त मानव बहुत गुस्से में था और वह बैठकर करीब पहुंच जाता है और एक तरफ सिया को देखने लगता है। वही सिया बार बार अपना चेहरा यहां से वहां घूम रही थी। तभी वह पूरा चेहरा टेडी बेयर के अंदर घुसा देता तो कभी टेडी बेयर को अपने सर के ऊपर रखते थे, जिससे साफ था कि अभी तक बहुत ढंग से सोए नहीं है। वही सिया जो बेड पर सोने के लिए खुद से जंग कर रही थी, उसे जब अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है, साथ ही एक जाने पहचाने खुशबू उसे महसूस होती है, तो एक पल के लिए वह चौंक जाती है। पर उसे लगता है कि वह सपना देख रही है, इसलिए वह अपनी आंखें खोलने की जरूरत नहीं उठा रही। पर बीते समय के साथ रूम में किसी के होने का एहसास और बढ़ती जा रही थी। तभी सिया के दिमाग में अचानक एक खराब की आज जो उसने रागिनी और नक्श के साथ किया है, कहीं उसी के बदले के चक्कर में कहीं को लोग तो कमरे में नहीं आ गए या किसी को उसकी सुपारी तो नहीं देती। ये चीज दिमाग में आते ही सिया का दिमाग 360 डिग्री एंगल घूमकर चलने लगता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर अभी कोई उसे पर अटैक करेगा तो वह खुद को कैसे बचाए। वह ये सब सो ही रही थी, क्या करे। फिर तभी वह सोचती है जो होगा देखा जाएगा। ये बोलकर वह पूरे अटैक मोड पर आ जाती। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सामने क्या चल रहा है वह देखने की कोशिश करती है और जैसे ही आंखें खोलता है पूरी की पूरी नींद उड़ जाती है और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, मुंह खुला रह जाता है और वह जोर से चिल्लाने ही वाली थी कि मानव आगे बढ़कर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और उसे बिना किसी इमोशंस के एक तक देखे जा रहा था। वही सिया अपने पल के बार बार झपकाकर मानव को देख रही थी। पहले तो उसे लगा था सपना है, पर मानव की टच से उसे एहसास होता है कि वह सच में यही है और वह सच में मानव को ही अपने सामने देख रही है। यह महसूस होते ही वो राहत की सांस लेती है और एकटक मानव की आंखों में देखती है। मानव एक नज़र उसे देखा है और फिर अपना हाथ उसके मुंह से हटा देता है, पर उससे दूर नहीं जाता। अभी वह हल्का सा उसके ऊपर झुका हुआ था और सिया बेड के हेड डेस्क से चिपकी हुई थी। मानव को वहां देखकर पहले तो सिया बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, पर बाद में पता नहीं क्यों पर उसके दिल में बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वह खुश होकर आगे बढ़कर मानव को गले लगा कर कुछ कहने ही वाले थे कि वह अचानक रुक जाती है और फिर उसे याद आता है कि वह मानव से गुस्सा है। ये याद आते हैं बेचारी वापस शांत होकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। मानव उसके चेहरे पर आ रहे हर एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था।
सिया अपने बालों को कान के पीछे करते हुए इधर उधर नजर घूमते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अचानक यहाँ ऐसे बिन बताए क्यों आए? मुझे नहीं लगता कि आप जैसे काम में बिजी रहने वाले इतने बड़े शख्स को यूं आधी रात को किसी के कमरे में आना चाहिए। बात करते हुए वह बिजी और काम सब पर ज्यादा जोर देती है। मानव भी उसकी बातें सुन रहा था। अभी भी वह सिया को देख रहा था। उसके चेहरे पर धीरे धीरे गुस्सा दिखाई देने लगा था क्योंकि सिया उसकी ओर नहीं देख रही थी। मानव अपने एक हाथ से सिया के दोनों गालों को पकड़ उसका चेहरा ऊपर उठना है और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है और फिर कहता है, आइंदा से अगर मुझसे नजरें चुराने की या नजरें फेरने की हिम्मत भी की तो इसका जो भी रिजल्ट होगा तुम सहन नहीं कर पाओगे। इस वक्त मानव के आवाज में एक अलग गुस्सा और डरावनी वाली टोन सुनाई दे रही, बाकी समय से अलग, क्योंकि मानव हमेशा भले ही बिना किसी इमोशंस के बात करता था पर शांति से और नरमी से कहता था, पर इस बार ऐसे नहीं था। इस बार मानव की टोन ऑर्डर देने वाली जैसी थी। सिया वे कहाँ काम थी, वह भी मानव की आंखों में देखते हुए कहती है, अच्छा सॉरी गलती हो गई मास्टर बजाज, अगली बार मैं आपकी आंखों में देखकर कहूंगी। लीजिए आपके कहने पर कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप जैसे इतने बड़े और हमेशा काम में बिजी रहने वाले लोगों को जीने अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी तक भनक न हो। उसे आधी रात को यहाँ मेरे पास आकर अपना समय बर्बाद करना चाहिए। जाकर कम कीजिए, जाकर देखिए कोई फाइल बाकी होगी पढ़ने की। उसकी यह बात मानव के गुस्से को बढ़ा रही थी। मानव की पकड़ उसके गालों पर कई जा रही थी। मानो थोड़ा उसके ऊपर झुककर कहता है, जस्ट शट अप, कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। डार्लिंग ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, शायद कुछ ज्यादा ही तुम्हें छूट दे दी इसीलिए तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। और यह क्या नाटक लगा रखा है? तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं जिसके साथ तुम इस तरह का बिहेवियर कर सकती हो, ऐसे ट्रीट कर सकती हो? शून्य। आइंदा से कभी भी यह गलती से भी हुई ना तो तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। शांत हूं इसका मतलब यह नहीं कि कुछ करूंगा नहीं। वही उसकी पकड़ और उसका इतना गुस्सा देखा सिया सच में डर जाती है और आंखों में नमी उतर जाती। उसकी आंखों में आ रहे आंसुओं को देखकर मानव अपनी पकड़ ढीली करता है पर दूर नहीं जाता, एक तक उसके चेहरे को देखा है। इस वक्त सिया के बोल हल्के बिखरे हुए थे, आंखों में आंसू थे, गाल लाल होकर उसे पर मानव की उंगलियां के निशान देख रहे थे और वह हल्की दर से कांप रही थी। ये देखकर मानव अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेता है और सिया को छोड़कर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और एक नज़र सिया को देखकर अपने कदम वहां से दूसरी ओर घूम लेता है। सिया को लगता है कि मानव उससे गुस्सा है और इसीलिए अब उसे भी यही छोड़कर जा रहा है। यह महसूस होते ही सिया जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेती है और अपना सर नीचे किए हुए ही कहती है, आई एम सॉरी खडूस, मैं आगे से ऐसे नहीं करूंगी पर मुझे छोड़कर मत जाओ। मानव एक नज़र अपने हाथ को देखा है और फिर सिया के कहे गए शब्दों को सुनता है तो उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ जाते हैं और वह डेविल तरीके से मुस्कुराते हुए सिया को देखकर कहता, डार्लिंग लगता है तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इतना बोलकर सिया के बगल में पड़े टेडी बेयर को एक हाथ से उठाकर कमरे के एक और कोने में ब्रह्मस से फेंक देता है और फिर उसे बेड पर आकर बैठते हुए कहता है, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकती, कभी भी नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो तो अपने दिमाग से यह बात निकाल दो। इतना बोलकर वह बेड पर लेट जाता है और एक हाथ को आगे बढ़कर सिया का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचता है। ये सब इतने अचानक हुआ कि सिया खुद को संभाल नहीं पाते और सीधा मानव के ऊपर गिर जाते हैं। सिया की अपर बॉडी मानव पर लीन हो गई थी और लोअर बॉडी बेड पर थी। सिया हल्का सा अपना सर ऊपर उठकर मानव को देखते हुए कहते हैं, खडूस यह आप क्या कर रहे हैं? जिस पर मानव अपनी एरोगेंट टोन में कहता है, कांट यू सी, सो रहा हूं। तो सिया कहती है, आप यहाँ सो नहीं सकते, आप विला जाकर सो जाए, हम कल बात करेंगे, बहुत रात हो गई है। मानव सिया को घूरकर देखता है और कहता है, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, और अगर एक और बार मुझे डिस्टर्ब किया ना पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए चुपचाप सो जाओ। सिया तो सिया थी, वो अब अपने पहले वाले अवतार में आ गई थी। फिर वो बोली, खडूस हम कल बात करते हैं ना, अभी आप जाइए, अगर किसी ने आपको यहाँ इस समय यहाँ देख लिया तो फिर बात का पतंगड़ बनाकर मेरा सर खाने आ जाएगी, समझो ना आप प्लीज। वही मानव सिया की सारी बात खत्म हो जाने के बाद कहता है, लगता है यहाँ आकर तुम कुछ ज्यादा बिगड़ गई हो, तुम मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रही हो, सबक तो सिखाना पड़ेगा तुम्हें। इतना बोलकर वो सिया के गर्दन को पीछे से पकड़ अपने होठों के करीब करता है। बस 1-2 इंच का फासला होगा दोनों के होठों के बीच। सिया बड़ी बड़ी आए कर मानव को देख रही थी, वही मानव उसे एक नजर देख दोनों के होठों को जोड़ देता है।
उसके ऐसा करते हैं सिया की आंखें और बड़ी हो जाती है, उसकी दिल की धड़कन है तेजी से बढ़ाने लगत करते हैं सिया की आंखें और बड़ी हो जाती है, उसकी दिल की धड़कन है तेजी से बढ़ाने लगती है। वही मानव सिया के आंखों में बस सिया के लिप्स पर अपने लिप्स दबा कर रखे थे। पहले तो मानव का ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, पर सिया को खुद को इतने करीब देखकर मानव की नजर बार बार उसके होठों पर जा रही थी, इसलिए उसने सोचा छोटा कि एक छोटी सी किस के बाद सिया को छोड़ देगा। पर जैसे ही उसे अपने लिप्स पर सिया के लिप्स का एहसास होता है, वह धीरे धीरे उनमें खोता चला जाता है और वह धीरे धीरे सिया के लिप्स को स्मूच करना शुरू कर देता है और वह सिंपल सी किस को एक डिप इंटेंस और पैशनेट किस में बदल देता है। मानव लगातार सिया को किस कर रहा था, वही उसका एक हाथ सिया के गर्दन पर और दूसरा हाथ सिया के कमर पर था। वह धीरे धीरे अपने अंगूठे से सिया की कमर को सहला रहा था। काफी देरी यूं ही किस करने के बाद भी मानव का मन नहीं। वह अपनी टांग को सिया के मुंह में इंटर करने की कोशिश करता है, पर हमारे सिया कुछ रिस्पांस ही नहीं देती, ना ही अपना मुंह थोड़ा खोलती है। ये देखकर मानव एक नज़र उसकी आंखों में दिखता है, तभी कुछ ऐसा होता है जिससे सिया की आंखें और बड़ी हो जाती है और उसका हल्का सा मुंह खुल जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए मानव अपने टांग को सिया के मुंह में इंटर करता है और उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोरर कर हर एक खोने का स्वाद लेने लगता है। मानव सिया को इस तरह किस कर रहा था जैसे आज वह सिया को पूरी तरह का ही जाएगा। दरअसल सिया को रिस्पांस ना डाटा देखा और ऐसे ही देख मानव हल्के से उसके टी शर्ट के अंदर अपना हाथ डाल उसकी कमर को सहलाने लगता है। वही अपनी कमर पर मानव के बड़े रफ हाथ महसूस होने की वजह से सिया चौंक कर अपना मुंह खोल लेती है और मानव अपने काम में लगा रहता है। 20 मिनट से थोड़ा ऊपर का टाइम भी जाता है। अब सिया को सजना के बराबर आ रही थी, उसकी सांस उखड़ने लगी थी और उसका चेहरा भी हल्का लाल हो गया था। ये देखकर वह मानव को खुद से दूर धकेलना लगती है। जब मानव को यह महसूस होता है तो ना चाहते हुए भी मन मारकर वह उसके लिप्स से दूर हो जाता है। दोनों सांस ले रहे थे। सिया की सांस बहुत गहरी और लंबी थी, वह अपने सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वही मानव अभी बहुत नॉर्मल था। सिया को बस अपने चेहरे पर मानव की हल्की ठंडी सांस महसूस हो रही थी। सिया अपने सांसों को काबू करते हुए, कैसे आप बहुत बुरी हो, ऐसा कौन करता है, मैं लगभग तुम खुद कर मर जाती। जिस पर मानव टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, डार्लिंग मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा था और तुम एंजॉय करने के मूड में हो। वही सिया अपनी सांसों को काबू कर रही थी। मानव की बात सुन वो सदमे में चली जाती है और कुछ रिएक्ट नहीं करती। आधी रात को मानव राम मेंशन आकर सीधा सिया के कमरे में चला जाता है। सिया गुस्से में मानव के साथ बदतमीजी करती है, जिस वजह से मानव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अपने कदम आगे बढ़ता है। ये देखकर सिया को लगता है कि मानव गुस्सा होकर यहाँ से जा रहा है, इसीलिए वह जल्दी से उसका हाथ पकड़ो से रोककर उसे माफी मांगती है और उसे छोड़कर ना जाने की बात करती है। उसकी यह बात पर मानव कहता है, ये कभी नहीं हो सकता, यह अपने दिमाग से निकाल दो, तुम खुद भी अगर मुझसे दूर जाना चाहोगी तब भी नहीं जा पाओगे। इतना बोलकर वह बेड पर आकर लेट जाता है और सिया को भी सोने के लिए बोलता है, पर सिया अपनी बातों में लगी हुई थी तो सिया को चुप करने के लिए मानव अचानक से उसे किस कर लेता है। शुरुआत में तो वह बस एक लाइट किस करके उसे छोड़ने के मूड में था, पर जैसे ही उसे अपने होठों पर सिया के नर्म होठ महसूस हुए वह बेहकता चला गया और एक सिंपल सी किस डिप लॉन्ग पैशनेट किस में बदल गई। बादल करीब 20 मिनट किस करने के बाद जब सिया को सांस लेने में दिक्कत होती है तब जाकर मानव सिया से दूर होता है। वही सिया ना समझी में अपनी सांसें जो उखड़ी हुई थी उन्हें संभालते हुए मानव से शिकायत करते हुए कहती है, आप ऐसे कैसे किस करते हैं। तो मानव बोलता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट थी और तुम एंजॉय कर रहे थे। ये बोलकर वह सिया को छेड़ता है तो सिया का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और वह अपना चेहरा उसके सीने में छुपा कर सोने का नाटक करते हुए आंखें बंद कर देती। वह अभी भी मानव के सीने से लागे जोर जोर से सांस ले रही थी। ये देखकर मानव को अपने अंदर एक अलग ही हलचल महसूस होने लगी थी। उसके हार्मोन्स में बदलाव हो रहा था, उसे गर्मी और प्यास महसूस होती है, पर वह खुद को कंट्रोल करता है और फिर अपना एक हाथ आगे बढ़कर सिया को अपनी बाहों में लेता है। ऊपर सीलिंग की ओर देखते हुए बिना किसी इमोशंस के साथ कहता है, एक बात हमेशा अपने छोटे से दिमाग में फिक्स कर लो, तुम हो पहले लड़की हो जो मानव बजाज के इतनी करीब आई है और दूसरों की इतनी औकात नहीं है कि वह मानव बजाज के सपने में भी करीब आएगा। इसीलिए कभी भी ऐसी फालतू चीजों के लिए तुमने मेरे साथ यह नाटक किया ना। इस बार तो छोटी पनिशमेंट देकर जोड़ छोड़ रहा हूं, अगली बार ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि। मानव अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। सिया उसकी बात सुनकर चौंक जाती है, उसे दिल बहुत खुशी होती है उसकी यह सब सुनकर, पर सिया कहाँ शांत रहने वाली थी। वह मानव को पलटकर कुछ जवाब देने ही वाली थी कि मानव उससे पहले ही कहते हैं,
अगर फिर से तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला ना, मैं सच कह रहा हूं पछताओगी, इसीलिए चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। ये सुनकर सिया समझ जाती है कि उसकी एक गलती और उसकी बैंडबाजी, इसीलिए अच्छे बच्चे की तरह वह मानव के चारों तरफ अपने हाथ डाल से गले लगाकर सो जाती है, जैसे उसने टेडी बेयर को गले लगाया था। सिया का चेहरा इस वक्त मानव के सीने पर था और सर मानव के हाथ का तकिया बनाकर रखा हुआ था और उसका एक हाथ मानव के कमर पर, वही मानव का एक हाथ सिया के कमर पर। आज तो सिया को बड़े दिनों बाद बहुत चैन की नींद आने वाली थी, उसे पता नहीं क्यों पर मानव की बाहों में कभी अजीब या अनकंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ। वह हमेशा उसके पास एक अलग पर बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई थी। वह हमेशा मानव के करीब खुद को बहुत प्रोटेक्ट महसूस करती थी और वह बिल्कुल बिना किसी की चिंता किए बेफिक्री से रह सकती थी। थोड़ी ही देर बाद मानो को सिया की हल्की हल्की सांस अपनी सीने पर महसूस होती है। मानव अभी एक तक सिया के चेहरे को देख रहा था, उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून दिख रहा था जो सिया के लिए पाल पाल के साथ बढ़ रहा था। पता नहीं कब सिया का चेहरा देखते हुए मानव भी नींद में चला। अगली सुबह हमेशा की तरह अधिक राम सुबह 5 बजे जॉगिंग करने के लिए आए थे, पर हर रोज की तरह आज उन्हें सिया कहीं दिखाई नहीं दी। उन्हें लगा वह थोड़ी देर बाद आएगी, पर 2 घंटे बीत गए पर सिया का कोई नामो निशान नहीं था। दोनों भाइयों ने अपना वर्कआउट जॉगिंग खत्म की और वापस पैलेस के अंदर जाती रहे थे कि तभी उसकी नज़र वर्कआउट करके वापस आ रहे पसीने से तरबतर राघव पर जाती है। राघव को देखकर अधिक कहता है, राघव 1 मिनट रुकना। उसकी आवाज सुनकर राघव अपनी जगह पर रुक जाता है। अधिक उसके पास आता है और कहता है, सिया कहाँ है? आज वह हमेशा की तरह नीचे एक्सरसाइज के लिए भी नहीं है। मुझे लगा तुम्हारे साथ होगी, पर अब वह तुम्हारे साथ भी नहीं। क्या उसे कुछ हुआ है? तबीयत तो खराब नहीं है ना उसकी? ऐसी अधिक बहुत से सवाल पूछता है। अधिक के सवाल सुनकर राघव कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि अब क्या जवाब दे। ये तो नहीं बोल सकता कि उसका बस आ गया है इसलिए सिया नीचे नहीं है। फिर वह बात घूमते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं सिया, मैं रात को बहुत देर तक पढ़ाई कर रहे थे। उनकी परी एग्जाम्स आ रही है इसलिए वह उसी में लगे हुए हैं, इसीलिए शायद वह आज एक्सरसाइज के लिए नहीं है। बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो। इतना बोलकर वह जल्दी से वहां से कट लेता है। राघव उन्हें दूसरा कोई सवाल पूछने से पहले ही वहां से भाग जाता है। दोनों भाइयों को यह अजीब लगता है, पर उन्हें राघव की बात भी कहीं ना कहीं सही लगती है, इसलिए वह ज्यादा नहीं सोचते और अपने कमरे में चले जाते हैं फ्रेश होने। लगभग 8:30 तक पूरा राव परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता का इंतजार कर रहा था। सभी सर्वेंट उन्हें खाना परोस रहे थे। रह रहकर सभी उसे चेयर को देख रहे थे जहां सिया बैठा करती थी, आज वह खाली। अधिक अपने मन में कहता है, सिया आज ब्रेकफास्ट के लिए भी टाइम पर नहीं है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है, एक बार जाकर देख लेता हूँ। वह ये सब सो ही रहा था कि तभी उसे सिया की चाहती हुई आवाज सुनाई थी जो पूरे पैलेस में गूंज रही। नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, मुझे नहीं पता, मुझे आज वही चाहिए, कहीं से भी लाव। मुझे नहीं पता, आपने प्रॉमिस किया था, आप हर बार ऐसे ही करते हो, मुझे नहीं खाना वह घास फूस। सभी को लगता है हर बार की तरह सिया फोन पर मिस्टर बजाज के साथ बातें कर रही होगी, पर जब राखिनी सीढ़ियों की तरफ देखा तो रागिनी के हाथ से उसके हाथ में पकड़ चम्मच नीचे गिर गया। इस वजह से सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। फिर सब ने देखा कि वह एक और देख रही है, तो सब ने उसकी नजरों का पीछा किया और उसे और देखने लगी, तो उन सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस पर कुछ ऐसे ही शौकन थे। वही मानव अपने हमेशा की तरह 3 पीस डार्क ग्रीन कलर के बिजनेस सूट में आ रहा था। उसने सुबह ही अपने लिए कपड़े मंगवा लिए थे जो उसके लिए एकदम परफेक्ट है, जो उसकी मस्कुलर बॉडी और स्ट्रांग पर्सनैलिटी को और ज्यादा डेविलिश बना रहे थे। उसका और आप बहुत डोमिनेटिंग था, जो किसी को भी उसको ऑर्डर फॉलो करने के लिए मजबूर कर दे। और उसके लुक्स, उसकी वह आंखें, सब कुछ परफेक्ट। और वही उसके बगल में चल रही थी हमारी मिस परफेक्ट। सिया ने इस वक्त एक ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप, ब्लैक कलर की कार्गो पैंट्स, व्हाइट स्पोर्ट्स शूज, बालों को हाई पोनीटेल बांधकर, कानों में बड़े बड़े राउंड ईयरिंग्स, गले में एक चैन, चेहरे पर हल्का सा मेकअप, लिप बाम और काजल, बालों की हाई क्वालिटी, एक हाथ में हमेशा की तरह अपनी फेवरेट स्मार्ट वॉच, दूसरे हाथ में एक त्रिशूल वाला खड़ा, कंधे पर कॉलेज बैग। इस वक्त दोनों नीचे आ रहे थे। मानव ने सिया का एक हाथ पकड़ा हुआ था और सिया उसी हाथ को बार बार हिलाते हुए मानव को किसी चीज के लिए बना रही थी, पर मानव उसकी एक बात भी ना सुनते हुए सीधा चलते हुए सीढ़ियों से नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ रहा था। वही डाइनिंग हॉल मार्क सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सबसे पहले मिस्टर राव अपनी जगह से खड़े होकर मानव की और उसे ग्रेट करने के लिए बढ़ाते हुए कहते हैं, अरे मिस्टर बजाज, आप यहाँ कब आए? हमें किसी ने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? हम खुद आपका वेलकम करते। कोई नहीं, चलिए ना हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। ये बोलकर वह आगे बढ़ रहे थे, पर मानव ने बस एक नज़र उन्हें देखा तो अपनी जगह पर रखकर वही सिया इन सब पर कोई ध्यान नहीं देता, उसे तो बस अपनी बात मनवानी थी।
इसीलिए वह जाकर पहले अपनी सीट पर बैठ जाती है। ठीक उसके बगल में मानव बैठ जाता है। जब वह देखी है कि मानव उसकी बात नहीं मान रहा तो वह किसी छोटे बच्चों की तरह मुंह फुला एक तरफ अपना मुंह करके बैठ जाती। वही रागिनी जो कब से मानव को देख रही थी, उसे तो मानव पहले से ही पसंद था। ऊपर से मानव का ये करदार देने वाली पर्सनैलिटी और लुक्स उसे अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर रहे थे। उसे अब किसी भी कीमत पर मानव चाहिए था, उसे मानव का अटेंशन चाहिए। फिर वह अपने मन में कहती है, मैं इस सड़क छाप बीच से तो बहुत ज्यादा अच्छी हूँ और खूबसूरत भी, मुझे पूरा भरोसा है अगर मुझे चांस मिले तो एमआर बजाज जरूर मुझे पसंद करेंगे, मुझे बस इन्हें इम्प्रेस करना होगा, फिर वह मुझ पर जरूर ध्यान देंगे। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती। फिर वो अपना नाटक शुरू करते हुए कहती है, सिया ये कैसे बिहेव कर रही हो, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो और ना ही मिस्टर बजाज के पास इतना समय है कि तुम्हारी बेफिजूल की विशेष डिमांड्स पूरी करें, इसीलिए खुद को और मिस्टर बजाज को एम्ब्रेस करना बंद करो। तुम्हें पता है ये कितना एम्बैरेसिंग है। उसकी बात सुनकर सिया की आंखें छोटी हो जाती है और वह रागिनी को घर कर देखते हुए कहती है, लगता है कल जो तुम्हें सबक सिखाया था उससे भी तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं है, पर डोंट वरी, मेरे पास ना बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं तुम जैसे टेढ़ी दुम के कुत्तों को ठीक करने के। और रही बात खड़ूस की, तो वह मेरा और इसका मैटर है। 1000 बार कहा है डोंट इंटरफेयर, पर नहीं, बीच में आने की आदत लग गई है तुम्हें। ये कहकर वह घूरकर रागिनी को देखते हैं और फिर मानव की ओर देखते हुए, क्या थी खड़ूस, तुम्हें मेरे साथ रहना एम्बैरेसिंग फुल कर रहा है, मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए। जिस पर मानव कोई जवाब नहीं देता, बस उसे एक नज़र देखा है और अपने पीछे खड़े राघव को कुछ इशारा करते हुए कहता है, मैं फालतू लोग और उनके फालतू क्वेश्चंस का जवाब देने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसलिए तुम्हें भी ऐसे लोगों पर अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। कितनी बार समझाया। वही रागिनी जो कुछ देर पहले अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल लाकर खुद को एकदम प्रेजेंटेबल और परफेक्ट मिक्सर बिहेव वाली लड़की दिखाकर मानव को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, उसे बेचारी का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे करेला खिला दिया हो। उसे अपनी बहुत बेइज्जती महसूस हुई, इसलिए वह अपना चेहरा नीचे कर अपने नाखूनों को अपने हाथों में जैद हुए सिया को मन ही मन इस सब के लिए दोष देकर कोस रही थी। वही मानव की बात सिया का मुंह बन जाता है और वह ठीक है बोलती है, पर फिर उसे याद आता है वह तो अभी थोड़ी देर पहले मानव से गुस्सा थी। फिर एक बार वह मूड खुलकर दूसरी ओर देखते ही वाली थी कि राघव बाहर से हाथ में कुछ लेकर अंदर आते हुए दिखाई देता है। वही मिस्टर बजाज रागिनी को आंखों ही आंखों से शांत रहने के लिए कहते हैं और फिर मन की ओर देखकर कहते हैं, मिस्टर बजाज प्लीज हमारे साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। फिर नौकरों को इशारा कर मानव को ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए कहता है। सर्वेंट आगे बढ़े ही थे कि मानव उसे हाथ दिखाकर रोकता है और शांति से बिना किसी भाव के कहता है, नो थैंक्स। फिर तब तक राघव भी आ जाता है और हाथ में पड़ा पार्सल टेबल पर रख देता। सिया एक नज़र रखो को पार्सल को फिर मानव को देखते हैं तो मानो आंखों से ही उसे पार्सल की तरफ इशारा करता है। सिया को कुछ समझ आता है और वह जल्दी से हाथ में पड़े उसे पार्सल को ओपन करती है। उसके अंदर एक छोटा सा टिफिन था। टिफिन के ऊपर एक नोट भी था जिस पर लिखा था, सारा खत्म कर देना और जल्दी मिलने आना, बहुत समय हो गया है, बहुत याद आ रही है तुम्हारी, आज मिलने चली आना। उसे नोट को देखकर सिया के चेहरे पर बड़ी स्माइल आती है। सिया उसे नोट को किस कर उसे अपने पॉकेट में रखती है और जल्दी से टिफिन ओपन कर दिए तो उसकी आंखें खुशी के मेरी बड़ी और स्माइल की और बड़ी हो जाती। फिर वह जल्दी से टिफिन के अंदर रखी पूरन पोली पोली अपने सामने रखे प्लेट पर रखती थी। वह बहुत एक्साइटेड थी। फिर वह मानव की ओर देखकर कहती, खड़ूस तुम खाओगे, जिस पर वह नाम है सर हिलता है। तो सिया ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करती और सीधा पूरन पोली खाना शुरू करते थे। एक बाइट खाते ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और वह पीछे कुर्सी से टेक लगाकर उसे बीते को एंजॉय करने लगती है। वही टिफिन खोलते ही पूरन पोली की वह खुशबू पूरे डाइनिंग हॉल में फैल गई थी और सबको बस सुनने से ही सबके मुंह से पानी आना शुरू हो गया था। दिल्ली में रहने की वजह से उन्हें पता नहीं था कि वह क्या चीज है, पर जो भी है बहुत। सिया अपनी पूरन पोली एंजॉय कर ही रही थी कि अधिक को अब खुद को और कंट्रोल नहीं करता और कहता है, सिया ये क्या है, इसकी स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या मैं इसे थोड़ा ट्राई करूं? जिस पर सिया एक नज़र उसे देखते हैं फिर कहती है, ठीक है पर मैं बस एक दूंगी के। इतना बोलकर वह एक प्लेट में एक पूरन पोली टिफिन से निकाल कर रखती है और उसे अधिक की तरफ बढ़ती है। अधिक भी अपनी जगह से उठकर उसे लेता है और देखता है। उसे यू प्लेट को घूरता देख सिया रहती है, इसे पूरन पोली कहते हैं, महाराष्ट्र की बहुत फेमस स्वीट डिश है, इसे हम मीठा पराठा कह सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल पराठे में आलू की स्टफिंग भर देना, उसी तरह इसके अंदर मीठी दाल की स्टफिंग रहती है और इसके ऊपर घी लगाकर कहते हैं बहुत टेस्टी होता है, ये ट्राई करो, फिर तुम ये सब खाना भूल जाओगे तुम।
इतना बोलकर वह अपना सेकंड बाइक ली थी। वही मानव शांति से वहां बैठकर उसे देख रहा था। मानव को देखकर सिया वहां खड़े एक सर्वेंट की ओर देखकर कहती है, एक काम करो, एक ब्लैक कॉफी ले आना, कॉफी थोड़ा स्ट्रांग करना और उसमें बिल्कुल चीनी या दूध पर डालना और गर्म। फिर वह मानव की ओर देखकर पूरन पोली की एक बाइट हाथ में लेकर मानव की तरफ करते हुए कहते, खडूस बस एक बाइट में सच्ची बोल रही हूँ, बहुत टेस्टी है। और एक बाइट से कहाँ तुम्हारी कैलोरीज पड़ेगी, कहाँ इतने से कुछ नहीं होगा, प्लीज एक बाइट मेरे लिए, प्लीज प्लीज। उसे पर मानव पहले सिया के चेहरे को देखा है, फिर आगे बढ़कर सिया के हाथ से वह एक बाइट खा लेता है। कुछ एक्सप्रेस नहीं करता, बस वहां बैठकर अपना मोबाइल चलाता है। थोड़ी देर बाद काफी आ जाती है। सिया कॉफी का मग लेकर पहले एक सीप लेती है और काफी टेस्ट करती है। जब उसे वह काफी ठीक लगती है तब वह मानव की ओर बढ़ा देती है। ये देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती। मिस्टर राव सिया को रोकने वाले ही थे और कहने वाले थे कि मिस्टर बजाज को अपनी जूठी चीज खिलाना पिलाना बंद करो, पर उससे पहल मानव उसके हाथ से कॉफी मग ले लेता है और कॉफी पीने लगता है। ये दोनों बिल्कुल किसी मैरिड कपल की तरह कर रहे थे। एक हस्बैंड अपनी बीवी की फेवरेट चीज उसे खाने के लिए लाकर देता है, वही बीवी अपने पति के अकॉर्डिंग उसे कॉफी बनाकर दी गई है कि नहीं ये चेक करके अपने पति को पीने के लिए गए थे। बिल्कुल न्यूली मैरिड कपल। ये सब बाकी सब के लिए बहुत एबनॉर्मल थी, सरप्राइजिंग थी, पर सिया और मानव इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनके लिए बहुत बड़ा है। पहले सिया को लगा था कि मानव को गुस्सा आएगा, पर बाद में ही मानव ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था। घर पर भी मानव कई बार रसिया की झूठी कॉफी पीता था और अब उसे इसी चीज की आदत हो गई थी जो मानव के यहाँ सबको पता थी, सर्वेंट से लेकर। मानव सिया के साथ उसी के कमरे में सो जाता है। अगली सुबह राम और अधिक खुशियां नीचे एक्सरसाइज के लिए नहीं मिलती तो वह राघव को इस बारे में पूछते हैं, तो राघव बस एक बहाना बना देता है। वही ब्रेकफास्ट के समय पर जब सभी परिवार वाले सिया को और मानव को एक साथ देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, पर वह दोनों बिना किसी परिवार की अपने ही मस्त है। सिया मानव को पूर्ण पोली खिलाने की रिक्वेस्ट कर रही थी, जो मानव पूरी भी करता है। साथ ही वो सिया की छुट्टी कॉफी भी पीता है, जिसे देखकर पूरा परिवार शॉक हो जाता है। उन्हें ये तो पता था कि मानव और रसिया एक दूसरे के क्लोज हैं। मानव सिया को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, ओवर प्रोटेक्ट करता है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी होगा। वही मिस्टर राव ये देखा नहीं जाना और वह सिया को डांटते हुए कहते हैं, सिया ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें मैनर्स तक नहीं है कि किसी को अपना जूठा खाना नहीं देते और तुम मिस्टर बजाज कॉपी झूठी करके उन्हें पिला रही हो। वही रागनी जो कब से सिया और मानव के बीच का ये गरीबी देखकर जल रही थी, उसे भी एक मौका मिल गया था मानव के सामने सिया को नीचा दिखाने का, इसलिए वह मिस्टर बजाज की ओर देखकर बीच में कहती है, पापा आप सिया को मत गुस्सा करो, उसमें कोई गलती नहीं है, कभी किसी ने उसे कुछ सिखाया ही नहीं है और वह रहती भी तो उसे गरीब से अनाथ आश्रम में थी जहां कौन है ये सब सिखाएगी, आप इस तरह उसे गुस्सा मत कीजिए। सिया जो मजे से अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी, जब उसने मिस्टर बजाज की बात सुनी तो अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाकर उन्हें देखते हैं, फिर चेहरे पर एक तेरी मुस्कुराहट लेकर एक नज़र सभी को देखते हैं और फिर मानव की ओर अपने मुंह में रखा निवाला पहले वह निगलती है, उसके बाद मानव की ओर देखकर कहती है, खडूस आज ना मुझे तुम्हारी एक कड़वी कॉफी फिर से टेस्ट करना है, मैं एक सीप लूं। ये बोलकर वह अपना हाथ आगे बढ़ती है। वही टेबल पर बैठे मिसेज राव, रागिनी और मिस्टर राव को अब आगे होने वाले ड्रामा का इंतजार था, क्योंकि जहां तक उन सभी ने मानव के बारे में देखा था, सुना था और अभी जो उन्होंने देखा उन सब से मानव किस तरह का इंसान है वह उन्हें कुछ कुछ समझ आ गया था। अब उन्हें लग रहा था कि मानव सिया को मन करेगा और इससे सिया का बहुत बड़ा मजाक बनेगा और आगे चलकर वे तीनों इस बारे में उसे अच्छे से सुनेंगे। श्रीमती राव चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट लाकर कहती है, ए लड़की तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो और यह क्या हरकत है, तुमने खुद को और मिस्टर बजाज को क्या समझ रखा है, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि यहाँ पर बैठकर हमारे साथ खाओ, पर फिर भी तुम्हारी ये किस्मत, तुम्हें ये सब मिल रहा है, इसीलिए ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी औकात मत बोलो। भले ही मिस्टर राम ने तुम्हें ऐसा गार्जियन अडॉप्ट किया है, इसका यह मतलब नहीं है कि तुम उनकी भी। वह अपनी बात पूरी करती उससे पहले सामने जो हुआ उसे देखकर उनकी आंखें बड़े बड़े हो गई और मुंह में जो उन्होंने नाश्ता पूछा था ना वह उनके गले में फंस गया और वह जोर जोर से खांसने लगी, पर बेचारी को किसी ने पानी नहीं दिया क्योंकि सब सामने की ओर आंखें पड़े देख रहे। जब मिसेज राव अपनी बकवास बोल रही थी उससे समय नहीं उसे, पर सिया ने ध्यान दिया और मानव का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बस उसने सिया की बात सुनी और बिना किसी हिचकी चाहत की अपनी एक सिप लेकर सिया की और अपना कॉफी मग बढ़ा दिया। सियानी मुस्कुराकर उसके हाथ से काफी मैगलेविया और उसे एक घूंट काफी पीकर उसे वापस मानव को दे दिया और अपने होठों पर डेविल मुस्कुराहट लाते हुए सामने बैठे उन तीन नमूनों को देखा, फिर अपना नाश्ता खत्म किया।
तब तक सब होश में आ गए थे। अब बेचारे को बोलने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। जिस ड्रामा के वह इंतजार में थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि उनका ही इतना अच्छा खासा पोपट हो गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए और अपना मजाक न हो इसके लिए वह सभी चुपचाप अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। वही ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद मानव कॉफी मग टेबल पर रखता है और कहता है, चलो मुझे जल्दी ऑफिस भी जाना है। जिसकी बात पर सिया हाँ में सर हिलाती है और दोनों अपनी जगह से उठ जाते हैं। उसके बाद सिया राघव की ओर देखकर कहते हैं, रघु भाई आप एक कम कीजिए, आप ना मुझे सीधा आज मेरे कॉलेज के लास्ट लेक्चर के टाइम लेने आ जाए। अभी तो मैं जा रही हूँ, तब तक आप आपका जो कुछ काम है या कुछ चीज लानी हो आप वह देख लीजिए या गुलाबों के पास जाकर आ जाए, ठीक है। इतना बोलकर सोफे पर रखा अपना बैग उठाकर वह मानव की ओर बढ़ी और मानव का एक हाथ पकड़ लिया। दोनों जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़े थे तभी पीछे से रागिनी उनको आवाज लगाते हुए अपनी जगह से खड़ी हुई और कहती है, सिया एक मिनट रुको ना, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद पर सियाना चाहते हुए भी रुपए और धीरे से भूत बताए काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया। फिर पीछे मुड़कर रागिनी को देखते हैं और अपना एक आईब्रो ऊपर करती है, जिस पर रागिनी जल्दी से कहती है, वह क्या है ना, तुम अभी जा ही रही हो तो क्यों ना हम एक साथ चले, मिस्टर बजाज तुम्हारे साथ मुझे भी कॉलेज ड्रॉप कर देंगे, क्या कहती हो। बस एक मिनट रुको मैं अपना बैग लेकर। इतना बोलकर पीछे मुड़कर वह अपना बैग लेने के लिए कमरे की ओर जाने लगी। तभी पीछे से सिया हल्के से मुस्कुराते हुए और हंसते हुए कहती है, आरे राव परिवार की प्रिंसेस है, तुम्हारे कान खराब है या तुम्हें कुछ और ज्यादा सुनाई देता है। मैंने कब कहा कि तुम मेरे साथ आओगी, वह भी हमारी कर में। देखो ये तुम्हारा परिवार है ना ये तुम्हारे भाई है ना वह तुम्हारा बाप है ना, तो इन सब से कहो कि तुम्हें छोड़ने आए। और मेरे हिसाब से राव परिवार इतना तो अमीर है कि तुम्हारे लिए कर और पेट्रोल दोनों अफोर्ड कर सकता है, इसलिए निकलो यहाँ से। फिर मानव का हाथ पकड़कर चले खडूस, मुझे लेट हो रहा है। पता नहीं आजकल के लोग कौन सी ही सपनों की दुनिया में रहते हैं, जहां देखो वहां मुंह मार के आ जाते हैं। मुझे यहां और एक मिनट नहीं रुकना, मुझे यहां से जाना है, चले। इतना बोलकर वह मानव के साथ वहां से निकाल। किसी ने नहीं सोचा था कि रागिनी कुछ ऐसा करेंगे और रसिया मुस्कुराते हुए उसकी बेइज्जती करेगी। वहीं रागिनी का तो पूरा चेहरा काला पड़ गया था। बेचारी ने सोचा था कि सिया मानव के सामने खुद की इमेज अच्छी बनाए रखने के लिए कम से कम उसे मना तो नहीं करेगी, और रागिनी उसे मना करने का मौका ही नहीं देने वाली थी। पर सिया ने तो डायरेक्ट सिक्सर मार दिया था, जो बाउंड्री के नहीं स्टेडियम के बाहर चला गया। बात को संभालते हुए नक्श कहता है, मैं कॉलेज जा रहा हूं, इसलिए तुम अपना बैग लेकर मैं तुम्हें आज छोड़ दूंगा। इतना बोलकर वह अपनी जगह से उठकर अपनी कास्की की लेकर बाहर की ओर चला जाता है। बाहर आकर देखा है तो मैं एंट्रेंस के पास एक लग्जरियस ब्लैक कलर की कार खड़ी थी। उसके आसपास और तो वैसे ही कार्स थी, उन पर विप नंबर्स की प्लेट से जो सिर्फ बजाज फैमिली के लिए स्पेशली बनाई गई थी। और उसी के साथ उनका के पास खड़े थे बजाज फैमिली के बॉडीगार्ड्स, बजाज फैमिली की यूनिफॉर्म पहने हुए, हाथ में गन लिए। सिया और मानव जैसे ही बाहर आते हैं सभी अटेंशन में आ जाते हैं और एक एक कर मानव और सिया को ग्रेट करके, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मानव बस सर हिलता है, पर सिया मुस्कुराते हुए सबको उनके नाम से बुलाकर गुड मॉर्निंग विश कर दिया और फिर मानव के साथ करके पास जाती है, जहां एक बॉडीगार्ड जल्दी से आगे बढ़कर बैक सीट का दरवाजा खोलता है। मानव पहले सिया को बिठाने हैं और फिर खुद बैठता। उनके बैठे ही बाकी बॉडीगार्ड्स भी जल्दी से अपनी अपनी कार्स पर बैठ जाते हैं। तब तक रागिनी अपना बैग लेकर आ चुकी थी और सिया को ऐसे रॉयल लग्जरियस ट्रीटमेंट मिलते हुए देखकर जल ढूंढ रही थी और अपने मन में कहती है, सब इस लड़की को क्यों, ऐसा क्या है एक सड़क छाप लड़की के लिए मिस्टर बजाज ये सब क्यों कर रहे हैं, उन्हें मैं नजर नहीं आती क्या। हाँ ये सब बस उसे सिया की वजह से, वह सिर्फ सिया की खूबसूरती की वजह से उसके साथ ऐसे रह रहे हैं। एक बार जब वह उसे बोर हो जाएंगे ना तो वह जरूर मेरी तरफ देखेंगे। ऐसी कुछ उलझरूर बातें अपने दिमाग में लाकर खुद को शांत करती है। खुद की वह नाग और लंबी कर नक्श के पास जाती है और कहते हैं, नक्श भाई चले। उसकी आवाज सुन नक्श होश में आता है और हाँ चलो बैठो कर में। इतना बोलकर वह कर की तरफ दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठता है। जब से सिया ने उसे कल अच्छा खासा धोया था उसके बाद से बेचारा सिया के सामने आने से भी डर रहा था। भले ही वह दिखा नहीं रहा था, पर अब जब भी सिया सामने आ रही थी उसे बार बार वही चाकू वाला सीन याद आ रहा था, इसलिए आज पूरा समय बेचारे ने एक शब्द भी नहीं कहा। वही कर के अंदर मानव मोबाइल उसे कर रहा था और सिया भी विंडो से बाहर देख रही थी। मानो कुछ देर बाद मोबाइल साइड रखकर सिया की ओर देखा है तो सिया का ध्यान कहीं और था। ये देखकर मानव सामने बैठे ड्राइवर को रियर व्यू मिरर से एक आंख देखा है, जिसकी इशारा समझ ड्राइवर तुरंत एक बटन प्रेस करता है और फ्रंट सीट और बैक सीट के बीच में एक पार्टिसिपेंट ओपन हो जाता है।
सिया ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जब वह पूरी तरह से पर्दा लग गया तब उसने उसे और ध्यान दिया। फिर घूमकर उसने मानव को देखा। मानव ने एक झटके से उसके कमर को पकड़ा, उसे अपने गोद में बैठाया और उसके चीन को हाथ में पढ़कर उसका चेहरा अपनी ओर करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो रही हो? जिस पर सिया भोली सी सूरत बना करके थे, खड़ूस मैंने क्या किया, मैंने कुछ गलत किया? ये बोलकर वह अपनी आंखें टिमटिमाने लगती है। वही उसकी वह क्यूटनेस, वह चेहरा देखकर मानव अंदर ही अंदर हंसता है, पर चेहरे पर शो नहीं करता। फिर कहता है, अच्छा तुम कुछ नहीं कर रही थी तो फिर आज जो वह सब चल रहा था, तुम कब से वह ब्लैक कॉफी पीने, लेकिन तुम्हें तो तू जहर लगता था ना, फिर आज बड़े मजे से पी रही थी। जिस पर सिया अपनी आंखें यहाँ वहां घूमते हुए कहते हैं, वह में मेरा मन कर रहा था, मैं देखना चाहती थी आखिर उसे कड़वी कॉफी में क्या है जो तुम हमेशा पीते रहते हो, पर मुझे वह तो कड़वी लगी, क्या पता तुम्हारा टेस्ट ही कैसा है। इतना बोलकर वह अपना टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है। मानव को उसकी सारी नौटंकी और चालाकी साफ समझ आ रही थी। उसे शीला के इंसिडेंट के बाद सिया उसे पर हक जमाने लगे थे। सबके सामने वह उसे पर हक जताने और उसके सामने जिद भी पूरी करती थी, जो कहीं ना कहीं मानव को अच्छा भी लग रहा था। सिया उसे पर इस तरह हक जमा रही है, उनके वह छोटे छोटे मोमेंट्स उसे अच्छे लग रहे थे। ऐसे ही दोनों बात करते हुए कब यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं समझ नहीं आता। आगे से ड्राइवर जब इस बारे में बताता है तब उन्हें पता चलता है यूनिवर्सिटी के सामने कर रुकती है। ये देखकर सिया कहते हैं, चलो खडूस में जाती हूँ, मिलते हैं। इतना बोलकर वह उसके गॉड से उतरकर करके बाहर आती है, फिर 2 कदम आगे चलकर रुकती है। पीछे घूमकर विंडो पर, माफ कर दिया उसके नौकर के ही। मानव धीरे से विंडो ग्लासेस नीचे करता है तो सिया जल्दी से उसके गाल पर एक बेबीज किस करके वहां से चली जाती है। सीधा अपने कॉलेज चली जाती है। मानो भी पहले उसे अंदर जाते हुए देखा है, फिर वहां से चला जाता है। उसकी गाड़ी सीधा बजाज का कोऑपरेशन के लिए निकल गए। वही सिया शांति से अपने क्लास जाकर सभी लेक्चरर्स अटेंड करती है और शाम के समय राघव उसे लेने आता है। इसी तरह 45 दिन बीत जाते हैं और एग्जाम का समय आ जाता है। इस दौरान सिया पूरी तरह से अपने स्टडीज पर फोकस कर रही थी। इन 4 दिनों में सिया सुबह कॉलेज जाती, घर जाकर अपना थोड़ा बहुत जो पढ़ाई थी वह कर दी, दादाजी के साथ समय बिताती, उन्हें गार्डन में घुमा करती थी, उनके साथ ढेर सारी बातें कर दी। कभी कभी उनके कमरे में बैठकर ही पढ़ाई करते। दादाजी भी उसे इस तरह देखकर बहुत खुश थे। इस वजह से धीरे धीरे उनकी तबीयत भी अब काफी ठीक हो गई थी, जो सभी देख सकते थे। इस दौरान अधिक में भी उसकी बहुत मदद की। सिया और मानव हमेशा एक दूसरे से कॉल्स और वीडियो कॉल्स पर बात करते। रात का समय, सिया का कमरा, सिया इस मार्केटिंग के ऊपर बनी बुक पढ़ रही थी। तभी कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। सिया उसे अंदर आने के लिए कहती है तो एक हाथ में बड़ा सा मग लेकर अधिक अंदर आता है और कहता है, ये लोग तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बनाया है, इसे पी लो और अपनी पढ़ाई जारी रखो, पर ज्यादा देर तक मत रहना, सो जाना, वरना तुम्हारी हेल्थ पर जरूर इसका इफेक्ट होगा। वही सिया उसकी बात पर सिर्फ हमें सर हिला दिया। बीते कुछ दिनों में सिया और अधिक थोड़े बहुत दोस्तों की तरह रहने लगे थे। सिया को भी उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इतने बड़े घर में सिर्फ दादाजी को छोड़कर कोई उससे बात नहीं करता था। कभी कभी राम बात करता था, जिसका जवाब सिया एक तो सर हिलाकर यहाँ या ना में जवाब देती थी, इसीलिए उसे भी अधिक से बात करने और दोस्ती करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। इसीलिए शाम मुस्कुरा कर हमें सर हिला देती है। अधिक उसे गुड नाइट बोलकर अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वह सीधा राम के स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। वह बिना नोक किया राम के स्टडी रूम में इंटर होता है, जहां राम कुछ फाइल्स पढ़ रहा था। इस वक्त वह सोफे पर बैठा हुआ था, उसके सामने 2-3 फाइल्स रखी हुई थी। अचानक अपने कमरे में किसी को देखकर राम अपने चश्मे से सामने देखा है, वहां पर उसका भाई खड़ा था। उसे देखकर वह कुछ रिएक्ट नहीं करता, अधिक सीधा उसके बगल में आकर बैठता है। क्या तुमने उससे बारे में पता लगाया? क्या तुम्हें वह डॉक्टर मिला? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अचानक वहां की सारी सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई और पूरा का पूरा स्टाफ किसने बदला? मुझे डाउट आ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं मिस्टर बजाज का हाथ है। कुछ ऐसा है जो हम सबसे छुपाया जा रहा है, जो सिया से रिलेटेड है और हमें उससे बारे में कुछ पता नहीं है। जिस पर राम अपने हाथ में रखी फाइल्स टेबल पर रखता है और उसकी बात सुनकर सहमति में अपना सर हिलता है। फिर एक फाइल उसकी ओर बढ़ता है। फाइल में सिया की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की, पर यह ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो ये लोग भी जानते थे, इसमें कुछ स्पेशल नहीं था। ये देखकर राम आगे कहता है, कोई है जो सिया की इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी तरीके से हाइड कर रहा है। पहले मुझे लगा था यह मिस्टर बजाज है, पर नहीं, ये कोई और है, जो भी है पर पावरफुल है। जिस पर अधिक कहता है, कौन है वह और वह क्यों सिया की सारी इन्फॉर्मेशन छुपा रहा है?
इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बड़ा रीजन है, कुछ ऐसा है जो हम नहीं समझ पा रहे या हमें कुछ चीज के बारे में कोई पता नहीं लगाने देना चाहता। सिया के एग्जाम्स नजदीक आ गए थे, इसीलिए 4-5 दिनों से लगातार अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। बिल्कुल शांति, उसका पूरा रूटीन फिक्स हो गया था। सुबह जल्दी उठकर वह एक्सरसाइज करती, ब्रेकफास्ट करते, उसके बाद जल्दी कॉलेज जाकर वही थोड़ी देर लाइब्रेरी में एग्जाम की प्रिपरेशन करना, उसके बाद हर एक लेक्चर अटेंड कर टीचर ने बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक को अच्छे से समझना। उसके बाद घर आकर फ्रेश होकर दादाजी के साथ समय बिठाना, दोपहर का खाना होने के बाद दादाजी के साथ थोड़ी देर शाम तक गार्डन में टहलने, उसके बाद स्टडीज, डिनर, फिर मानव से बात, फिर 1-2 घंटा स्टडीज। दरअसल सिया पहले स्टडीज में बहुत अच्छी थी, पर जब से उसने मुंबई छोड़कर दिल्ली आए और यहाँ एडमिशन लिया, उसके बाद जब वह राव फैमिली में रहती थी तो हमेशा डिस्टर्ब रहती थी, हर एक चीज से डरती थी, ना किसी से ज्यादा बात करती थी, ना किसी से दोस्ती करती थी। ऊपर से रागिनी की वजह से आए दिन सिया को अपने कॉलेज में कुछ ना कुछ सहना पड़ता था, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत नीचे आ गई थी और इसी की चलते उसे हर बार राव परिवार बहुत कुछ सुनता था, उसे नीचा दिखाता था। इस वजह से सिया अपना पूरा कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी और इसी के चलते उसने अपनी सारी एग्जाम्स में एवरेज परफॉर्मेंस दी थी। इसीलिए इस बार सिया ऐसा कुछ नहीं करना जा रही थी। वैसे तो सिया का पहले ही एक बहुत बड़ा सीक्रेट था जो किसी को नहीं पता था, सिया ने वह बात कभी किसी से शेयर नहीं की थी, पर इस बार वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी, ना ही वह हमेशा मानव के ऊपर डिपेंड रहना चाहती थी, उसे खुद के नाम पहचान बनाने थी। इसीलिए वह पूरी मेहनत कर रही थी ताकि फ्यूचर में कोई उसे यह न बोले किया जो वह जिस मुकाम पर है वह मानव की वजह से है, उसे अपने दम पर कुछ करना था जिससे वह अपने अपनों को प्राउड फील कर सके। ऐसे ही अगले दिन उसका फर्स्ट पेपर था। जब वह राम मेंशन से बाहर आए और सामने देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वह भागकर मानव के पास गई और लगभग उसके ऊपर छलांग लगाते हुए उसे गले लगा लिया। वही मानो जो वहां अपने डार्क नेवी ब्लू कलर के बिजनेस सूट में खड़ा था, उसके साइड में हमेशा की तरह उसकी ब्लैक कस्टम मेड कर खड़ी थी और आसपास बॉडीगार्ड्स और उनकी कर मानव जो बाहर आंखों पर चश्मा लगाए अपने मोबाइल पर कुछ देख रहा था। जब उसने सिया की आहट सुनी और उसे अपनी और भागते हुए आता देखा, उसने फोन अपने पॉकेट में रखा और पहले सिया को संभाल उसे गले लगाने दिया। वही जो रागिनी थी, उनका प्लान था सिया को एहसास दिलाने क्या कि वहां पर उसका कोई नहीं है, वह एक आउटसाइड है, क्योंकि आज उसकी भी एग्जाम से और सुबह से मैसेज राव उसकी बहुत तारीफें कर रही थी, बहुत सारी चीज उसकी फेवरेट बनी थी, हर किसी का ध्यान बस रागिनी पड़ता। और हर बार की तरह इस बार भी उसके तीनों भाई उसे कॉलेज ड्रॉप करने जा रहे थे, क्योंकि जब भी उसका एग्जाम होता था तब वह सभी ऐसे ही करते थे और इस बार भी ऐसा था। वही अधिक जब सिया को इस बारे में कहता है और उसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ कर में चलो, उसे बात पर सिया कुछ कहती उससे पहले रागिनी गुस्सा हो जाती है और नाराज किसे कहते हैं, अधिक भाई यह आप गलत कर रहे हैं, मैं देख रही हूं आप हर बार सिया को बीच में ला रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। क्या अब आप मुझसे प्यार नहीं करते, अब आपको यह आपकी बायोलॉजिकल सिस्टम चाहिए, मैं नहीं चाहिए। ये बोलकर उसने सुबह सुबह ड्रामा कर दिया था और मगरमच्छ के आंसू बहने लगे थे। इस वजह से घर के बाकी सभी उसे शांत करने और समझने में लगे हुए थे और हमेशा की तरह किसी ने भी किया की ओर ध्यान नहीं दिया। पहले वाली सिया होती तो जरूर उससे बुरा लगता हूँ उदास होते, पर यह सिया अलग थी, उसे घंटा फर्क पड़ता था उनकी इंडस के ड्रामा से। पर कहीं ना कहीं उसके मन में भी था कि काश कोई उससे भी ऐसे ही एग्जाम के लिए जाते हुए बहुत मोटिवेट करता, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता, उससे खुश करने के लिए छोटी छोटी चीज करता। हाँ, वह मानव के यहाँ होती ना तो बिल्कुल ऐसा होता, पर अनफॉर्चुनेटली वह रो मेंशन मीटिंग और यहाँ ऐसा होना 8वें अजूबे से काम नहीं होता उसके लिए, इसीलिए उसने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी थी और हमेशा की तरह अपने उसे बिना किसी इमोशन वाले चेहरे के साथ बाहर अपनी कर की ओर आ गई थी। पर अचानक उसकी आंखों के सामने जब मानव आता है जो बाहर खड़ा रहकर उसका इंतजार कर रहा था, पता नहीं क्यों पर उसके दिल में एक अजीब खुशी अपनी जगह ले ली। वह इतनी खुश और इमोशनल हो गई कि लगभग मानव का नाम चिल्लाते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ी। भाई दूर से तीनों भाई रागिनी और मैसेज राम ये सभी देख रहे थे और सच कहूं तीनों भाइयों के दिल में ना कहीं ये बात थी कि सिया उनके साथ कर में आए, पर वह जताना नहीं चाहते थे। एक बार के लिए अधिक और राम ये बात जाहिर कर रहे थे, पर नक्श ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले तो नक्श को भी सिया पूरा बहुत गुस्सा आता था, पर कहीं ना कहीं उसे सिया का अपने आसपास होना, भाई का कर बुलाना, अटेंशन देना बहुत पसंद था, खासकर जब वह सिया के आंखों में खुद के लिए वह अलग इमोशंस देखा था।
तब पता नहीं क्यों पर उसे बहुत अच्छा लगता था, पर जब से सिया और रागिनी के साथ वह इंसिडेंस हुआ और सिया को हॉस्पिटल लिया जाया गया तब से सिया पूरी तरह से बदल गई थी। अब उसे उसके परिवार के नाम की किसी की जरूरत नहीं थी। पहले था उसे लगा सिया बस अटेंशन पाने के लिए, सबका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए ये सब कर रही है, पर कोई भी यह नाटक कम से कम थोड़े दिनों तक कर सकता था। पर सिया को यहाँ रहते हुए लगभग 2 वीक से अब ऊपर का समय हो गया था, पर इस दौरान सिया का जो स्टैंड पहले था आज भी वही था, उसे उन सब में से किसी की जरूरत नहीं थी। लक्ष्मी तो यहाँ तक सोच लिया था कि जब उसके दोनों बड़े भाई सिया को इस बारे में बताएंगे तो सिया उनके साथ आएगी उसे, पर वह थोड़ा बहुत सिया को कुछ बोलेगा, पर इतना नहीं कि वह हट हो जाए, पर सिया ने तो मौका ही नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर मानव के गले लगाए हुए ही कहते हैं, आपको पता है आज ना मुझे बहुत अकेला फील हो रहा था पर आप आ गए, मुझे पता था आप आओगे, इतना बोलकर उसकी पकड़ मानव पर कस गई। वही मानव एक हाथ से उसके बालों को सहलते हुए कहता है, पूरी जिंदगी कभी तुम्हें अकेला फील नहीं करने दूंगा और ना ही खुद से दूर जाने दूंगा, इसलिए ऐसी बकवास चीज अपने छोटे से दिमाग निकाल दो, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगे, समझी। उसकी बात पर सिया बस हमेशा हिला दिया। फिर मानव के अंदर गले लगा कर खड़े रहना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाद में अगर तुमने एग्जाम के लिए लेट हो गया इसके लिए रोना धोना शुरू कर दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सिया को तुरंत याद आता है कि उसे एग्जाम के लिए निकलना है, इसलिए वह उससे थोड़ा दूर होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ पता है बड़े हैं, मुझे बुरा कोई नहीं होगा, आपसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता, खड़ूस कहीं के। इतना बोलकर वह 2 कदम पीछे हो जाते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आकर दरवाजा खोलना है, मानव अंदर बैठता है और सिया जैसे ही अंदर बैठने वाली थी कि अचानक पीछे से राघव उसे हवा से था, मिस सिया 1 मिनट रुकना। उसकी आवाज सुनकर सिया रुकती है और पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां राघव और कुछ बॉडीगार्ड्स खड़े थे, तो सिया अपनी सवारियां नजरों से उन सब की ओर देखती है। तो राघव आगे बढ़कर अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर सिया की ओर बढ़ते हुए कहता है, आज आपका एग्जाम का पहला दिन है, इसीलिए यह मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट, हमें पता है वैसे आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर भी उसकी बात पर इसी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आती है और वह चॉकलेट ले रही थी। उसके बाद ऐसे ही बाकी के सभी बॉडीगार्ड्स उसे एक एक चॉकलेट देते हैं। सिया उन सबसे छोटे बच्चों की तरह चॉकलेट लेती है और चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आते हुए कहती हूँ, आप सबना बेस्ट, थैंक यू, मेरे लास्ट एग्जाम पर ना हम सब पार्टी के लिए जाएंगे, प्रॉमिस। वही सिया बॉडीगार्ड्स के साथ मुस्कुराकर बातें कर रही थी, तभी पीछे से मानव की आवाज आती है, अंदर आओ। उसकी आवाज सुनकर सभी बॉडीगार्ड घबराकर जल्दी जल्दी अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। वही राघव भी 2 कदम पीछे हो जाता है और सिया फुल स्पीड से जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। ये थी मानव की आवाज की पावर। उसके बाद मानव की कार धुआं उड़ते हुए पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाते हैं। वही तीनों भाइयों के चेहरे पर एक बेचैनी और निराशा आ गए थे, उन्हें ये सा लग रहा था कि सिया की जिंदगी में अगर वो ना हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उन्हें समझ आ रहा था कि जब कोई आपको अपना ना माने, आपकी जगह कोई और ले, या अब आप उन इंसान के लिए कोई मायने नहीं रखते, ये कैसी फीलिंग है। वो थोड़े अपसेट हो गए पर रागिनी के सामने दिखाया नहीं और उससे लेकर वहां से निकल गई। वही रागिनी ने भी मानव और सिया को देख लिए था पर कुछ कहा नहीं, बस कुछ सोचकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगती है। वही कार के अंदर सिया अपने गोद में बहुत सारी चॉकलेट लेकर बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी और अपनी ललचाया हुई नजरों से वह चॉकलेट्स को देख रही थी। वही मन उसे घूरकर देख रहा था। मानव को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि सिया ऐसे किसी और की दी हुई चीजों से इतनी खुश है और उसे इस तरह अपने पास रख रही है और मुस्कुरा रही है। उसको जलन महसूस होती है, इसलिए वह एक झटके से उसके गोद में रखी सारी चॉकलेट को उठाकर पीछे बैक सीट पर फेंक देता है और कहता है, ऐसी को क्लास चॉकलेट्स खान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए दूसरी अच्छी वाली चॉकलेट मंगवा दूंगा। मानव की अचानक इस हरकत से सिया तो चौंक जाती है, फिर गुस्से से मानव की ओर देखकर कहती है, खड़ूस तुम घास-फूस खाते हो, इसीलिए तुम्हें क्या पता इन चॉकलेट की क्या वैल्यू है, मुझे नहीं पता, मुझे यही चॉकलेट खाने, तुम खाना अपनी वह हाई क्लास वाली चॉकलेट, मुझे ये लो क्लास वाली है पसंद है। इतना बोलकर वह जल्दी से सीट पर घुटनों के बल बैठकर पीछे चॉकलेट लेने के लिए जैसे ही थोड़ा रुकती है, मानव उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचता है। सिया खुद को संभाल नहीं पाती और सीधा उसके ऊपर आकर गिर जाती है। फिर मानव पीछे से उसके बालों को हल्का पर उसका सर ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए हल्के गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना तुम्हारे लिए दूसरी चॉकलेट्स मंगवा दूंगा, तो यह क्या बेफिजूल की जीत है। तुम हमेशा मेरी बातों को अनसुना क्यों करती हो, तुम्हें पता है ना कोई मेरी बातों को अनसुना करे, इग्नोर करे या मेरे साथ बदतमीजी से पैसा है मुझे पसंद नहीं है तो क्यों बार बार गुस्सा दिलाती हो।
ये सब बोलते हुए उसकी आवाज भले ही धीमी थी पर उतनी ही ठंडी और डरावनी थी। उसकी आवाज सुनकर सिया एक पल के लिए सहम जाती है। उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपना चेहरा लटकाकर अपनी आंखें नीचे कर लेती हूँ। पलटकर मानव को कोई जवाब नहीं देती। वही मानव उसकी वह चुकी पलके गुस्से से लाल नाक उतरवा चेहरा देखा तो उसे अच्छा नहीं लगता, पर वह ऐसे ही कैसे सिया को वह सभी चीज लेने दे सकता था। या सिर्फ वही चीज लगी जो वह उसे देगा। सिया सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराएगी, सिया सिर्फ उसके साथ मुस्कुराएगी। यह सोचते हुए उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक जुनून दिखाई देने लगा। तभी उसकी नजरें सिया के होठों पर जाती है। सिया इस वक्त अपने होठों को बार बार दांतों के बीच में दबा रही थी, उन्हें काट रही थी। ये देखकर मानव को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसे सिया होठों को बुरी तरह से चाहता है, उसे किस करना चाहता है। यह इच्छा जब उसके मन में आए तो उसे अपना गला और ज्यादा सूखता हुआ महसूस हुआ। इसीलिए वह अगले ही पर अपने लिप्स को सिया के लिप्स पर रख देता और सॉफ्टली धीरे धीरे उसे किस करने लगता है। वही मानव के अचानक इस किस सिया पहले शॉक हो जाती है और नाराज होने की वजह से दूर जाने की कोशिश करती है, पर मानव का वह सॉफ्ट धीरे किस करना उसे पिघला रहा था। और धीरे धीरे कब हो उसके इसमें इन्वॉल्व हो गई उसे ही नहीं पता चला। सिया का साथ पाकर वह सॉफ्ट की धीरे धीरे एक वाइल्ड और पैशनेट किस में बदल गई। वही उन दोनों की उसे पैशनेट किस को ब्रेक लगा जब ड्राइवर ने कर का ब्रेक मारा और पीछे ड्राइवर की धीमी आवाज है, सर हम पहुंच गए हैं। उसकी बात सुनकर सिया होश में आती है, पर एक झटके से मानव से दूर हो जाती है और गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही मानव एक नजर उसे देखा है, फिर अपने जेब से रुमाल निकालकर उसके चेहरे को हाथों में थाम अपनी ओर घूमता। उसे ऐसा करता देख सिया कंफ्यूज हो जाती है और उसे लगता है मानव उसे फिर से किस करने वाला है। इसीलिए वह कहती है, खड़ूस अब और नहीं, मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। तो मैं से ही कैसे मुझे यूं। इतना बोलते बोलते वह चुप हो गए और शर्मिंदा भी। मानव उसे चिढ़ाने वाली नजरों के साथ देखते हुए धीरे धीरे उसके लिप्स के आसपास जो उसका लिप बाम फैल गया था उसे साफ कर रहा था और उसके बालों को ठीक कर रहा था। सिया मानव क्या कर रहा था और उसने क्या सोचा, इस बारे में सोते हुए शर्म से पानी पानी हो रही थी। वही मानव उसके लिप्स को साफ करते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारा मन नहीं भरा, कोई बात नहीं, एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूंगा, ओके। इतना बोलकर वह उसकी आंखों में पूरे इंटेंस के साथ दिखता है और उसकी उन गहरी आंखों को देखकर सिया की दिल की धड़कन है बढ़ जाती है। अब उसे कुछ सोच नहीं रहा था, बस उसे कैसे भी करके वहां से निकलना था। इसलिए वह जल्दी से मानव का हाथ अपने चेहरे से दूर करती है और कर से बाहर निकलते हुए कहते हैं, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना बोलकर 2 कदम आगे बढ़ाया ही था कि मानव उसे फिर से आवाज देकर रुकवाता है। सिया वही रुकती है, फिर धीरे धीरे मुड़कर मानव की ओर देखते हैं। मानव अपनी पॉकेट से एक बड़ी सी चॉकलेट निकाल कर सामने रखता है और कहता है, अगर नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। सिया जब उसे बड़ी सी चॉकलेट को देखते हैं तो तुरंत झपट्टा मारकर चॉकलेट लेती है और कॉलेज के अंदर चली जाती है। वही जब तक वह पूरी तरह कॉलेज के अंदर नहीं जाती तब तक मानव की कर वही रुकती है। जब सिया अंदर जाती है तब कर का काफिला वहां से सीधा बजाज इंडस्ट्रीज की तरफ रवाना होता है। ऐसे ही समय कब बीत गया और एग्जाम खत्म होने का समय हो गया। सिया ने अपना एग्जाम बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, आंसर शीट सबमिट की और क्लास से बाहर आ गई। सिया के फर्स्ट एग्जाम बहुत अच्छे से गए। उसने फोन कर मानव को इस बारे में सब बताए, फिर वह अपने अगले दिन की एग्जाम की तैयारी के लिए पूरी मेहनत करने लगे। ऐसे ही उसने अपने हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम दिया। आज मैनेजमेंट का लास्ट पेपर था। आज सिया का लास्ट पेपर था मैनेजमेंट का, इसीलिए सिया सुबह उठकर अच्छे से हर एक पॉइंट को रिवाइज करती है, ब्रेकफास्ट कर रेडी होकर कॉलेज के लिए निकलती है। पूरे एग्जाम टाइम में मन उसे सुबह छोड़ने आता और राघव उसे लेने आता था। इस दौरान राव ब्रदर्स उसके साथ समय बिताने के लिए उसे पिक और ड्रॉप करने की कोशिश करते हैं, पर मजाल है मानव उन्हें जान से बेचारे इस बारे में सोचते तब तक मानव एक्शन कर लेता था। इसीलिए सी एग्जाम हॉल में अपने सीट पर बैठी हुई थी और पूरे ध्यान से अपना आंसर लिख रही थी। वही एग्जामिनर बार बार उसी के आसपास घूम रहा था, पर सिया उसे पर ध्यान नहीं देते, वह पूरी तरह से अपने एग्जाम पर फोकस थी। उसके पीछे बैठी एक लड़की सिया को कंधे पर टाइप करती है, जिससे सिया पीछे मुड़कर उसे लड़की को देखते हैं तो वह लड़की हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? एक्चुअली मेरा एक पेन खत्म हो गया और एक पेन चल ही नहीं रहा। सिया ज्यादा नहीं सोचती और अपने पास से एक पेन उसे दे देती है और फिर से अपने एग्जाम पर ध्यान देने लगती है। पर जब टाइम अप होता है और एग्जामिनर सबके आंसर शीट कलेक्ट कर सिया के पास पहुंचता और जैसे ही सिया आंसर शीट सर की ओर बढ़ती है, अचानक उसके आंसर शीट से कुछ चिट्स नीचे गिर जाते हैं। ये हरकत एग्जामिनर सिया और आसपास के स्टूडेंट देखते हैं।
एग्जामिनर पर बहुत चिल्लाता है, उसके ऊपर चीटिंग का एग्जाम भी लगता है, उसे बहुत भला बुरा कहता है और उसे सेट को सिया के पेपर के साथ अटैच कर बाहर खड़े सुप्रीम एग्जामिनर को इस बारे में खबर देता है। सिया इस दौरान बहुत बार खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर उसकी बात किसी ने नहीं सुनी, हर कोई बस उसे डांट रहा था, फटकार रहा था और नीचे दिखा रहा था। पूरे क्लास में जितने भी बच्चे थे वह सब अब इस बारे में बात करने लगे, सिया के बारे में मिर्च मसाला लगाकर बातें करने लगे। यह बात धीरे धीरे क्लास के बाहर तक चली गई। सुपर एग्जामिनर ने सिया को प्रिंसिपल के ऑफिस ले जाते वही जब प्रिंसिपल को इस सभी मामले के बारे में पता चलता है तब वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे पता था कि सिया के पीछे किसका सपोर्ट है पर वह ऐसे ही सिया को गलत नहीं करने दे सकता था और यह सब बात सिर्फ प्रिंसिपल के सामने नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने हुई थी, क्योंकि प्रिंसिपल को जब इस बारे में पता चला था तब वह एक मीटिंग में था और इसी दौरान ये बात सबके सामने आए और सब ने इसे वहीं पर सॉल्व करने का डिसीजन लिया। वहां आकर सभी ने सिया पर ब्लेम किया, सिया को बोलने का मौका तक नहीं दे रहे थे, उसे अपनी साइड तक रखना नहीं दे रहे थे। सिया बहुत परेशान हो गई थी, उसे गुस्सा भी आ रहा था और उसे बहुत दुख भी हो रहा था कि इतनी मेहनत के बावजूद ये लोग उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, एक बार उसकी बात भी नहीं सुन रहे, बस अपनी ही बातों पर लगे हुए हैं। बात इतनी बार बिगड़ गई कि एग्जामिनर ने सिया के माँ बाप परवरिश ताकि बातें सिया को सुना दे और यह सब सुनकर ना सिया की आंखों में नमी उतार के अपनी बात ना सुनता देख सिया ने भी एक्सप्लेन करना बंद कर दिया। तो बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला लिया कि सिया को कॉलेज से रस्टिकेट करेंगे, साथ ही उसके घर वालों को कॉल करके इस बारे में इन्फॉर्म करेंगे या यहाँ बुलाएंगे। इस वक्त सिया खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रही थी, कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई ये तक चेक नहीं कर रहा था कि सच में सिया ने कॉपी की है, चीटिंग की है या नहीं। उसे एग्जामिनर ने चैट में लिखो आंसर और सिया के आंसर शीट चेक तक नहीं की, बस उसके आंसर शीट पर बड़े बड़े अक्षरों से कॉपी लिख लिया था। सिया के एग्जाम स्टार्ट हो गए थे जिसके लिए सिया पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी और हर एग्जाम के लिए मानव उसे रोज सुबह पिक करने आता था और राघव उसे लेने आता था। सिया के सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे से गए और जब सिया का लास्ट पेपर था तब सिया के आंसर शीट से चिट्स निकले, जिस वजह से एग्जामिनर ने उसे बहुत डाला और उसे लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में आ गया, जहां पर प्रिंसिपल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी सिया को बहुत कुछ सुनाया। बात इतनी बढ़ गई कि वह लोग आए सिया के माँ बाप और परवरिश की बात इन सब में घसीटा सियान और इस दौरान खुद को एक्सप्लेन करने की, निर्दोष साबित करने की बहुत कोशिश की पर किसी ने उसकी एक बार भी नहीं सुनी, बस सभी उसे सुना जा रहे थे। इसीलिए आखिर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल ने मिलकर सिया को रिस्ट्रिक्टेड करना और सिया के घर वालों को इस बारे में इन्फॉर्म करने की डिसीजन लिया, जिस पर रसिया कुछ नहीं बोली, बस वह थोड़ा हेल्पली महसूस कर रही थी, उसे बहुत हर्ट हुआ था उनकी बातें सुनकर, उनका बिहेवियर देखकर, पर वह क्या ही कर सकती थी। वही जब परिवार को इस बारे में इन्फॉर्म करने की बात आई तब पता नहीं कैसे पर उनके पास राम का और श्रीमती राव का नंबर था, उन्होंने उन्हें कॉल करके इस बारे में बताया और उन्हें कॉलेज में आने के लिए कहा। वही जब राम ने इस बारे में सुना तो उसे इस पर विश्वास ही नहीं हो किसी ऐसा कुछ कर सकती है, उसके साथ अधिक भी बैठा हुआ था, उसने भी सारी बातें सुन ली, इसीलिए वह तुरंत राम के साथ सिया की यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। वही विशेष राव को जब इस बारे में पता चलता है तो वह फोन पर ही सिया को बहुत बुरा भला कहने लगते हैं और गुस्से में डंडा नहाते हुए घर से निकल जाती है। थोड़ी ही देर में मैसेज शराब की गाड़ी सिया के यूनिवर्सिटी के सामने आकर रुकती है। कर से वह अपना एक्सपेंसिव हैंडबैग लिए एकदम हाई क्लास लेडी की तरह तैयार होकर बाहर आती है। उनको देखकर एक हाई सोसाइटी की, वेल एजुकेटेड, मेंटेन और एटीकेटी वाली कोई हाई सोसाइटी की एक लेडी है, ये बात कोई भी समझ जाता था। वहां जाकर स्टूडेंट से प्रिंसिपल के ऑफिस का डायरेक्शन पूछने के बाद वह सीधा वहां चली गई। उनके आगे बढ़ते ही पीछे से राम और अधिक भी वहां आ गए और वह भी उसे और आने लगे। 5 प्रिंसिपल के ऑफिस में एक कोने में शिया खड़ी थी, उसने अपना सर नीचे किया हुआ था। प्रिंसिपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और वही एग्जामिनर और सुपर एग्जामिनर वहीं खड़े थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और मिसेस शराब अंदर आने की परमिशन मांगती है। जब वह अंदर आती है और टीचर उन्हें पूछते हैं कि वह कौन है तो वह साफ साफ झूठ बोल देती है कि वह सिया की अडॉप्टेड मदर है, उन्होंने सिया को अडॉप्ट किया है। उन्हें सबके सामने यह बात एक्सेप्ट करने में भी बहुत अजीब लग रहा था कि यह लड़की उनकी बेटी है, इसलिए हमेशा वह सिया को सबके सामने राम परिवार की अडॉप्टेड बेटी के रूप में ही इंट्रोड्यूस कर दी थी। जब सबको पता चला कि सिया राम फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है तो सबको शॉक लग गया। सबको पता था कि सिया एक अमीर बैकग्राउंड से आती है,
पर किसी ने नहीं सोचा था कि वह राव परिवार से होगी। वही टीचर्स और प्रिंसिपल श्रीमती राव को सभी चीजों के बारे में बताते हैं। तुम विशेष राम आप दिखती है ना, सीधा खींचकर एक तमाचा सिया की गाल पर जड़ देता है, जिसकी आवाज पूरे केबिन में गूंज होती है। किसी को नहीं लगता कि मिसेज राव कुछ ऐसा करेंगे और तभी केबिन का दरवाजा खुलता है और राम और अधिक अंदर आते हैं और सामने का नजारा देखकर उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। अधिक को तो बहुत गुस्सा आता है और वह जल्दी से आगे बढ़कर सिया को अपने पीछे कर लेता है, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रहा हूं, और अपनी मां पर थोड़ी ऊंची आवाज करते हुए कहना, मानिए क्या हरकत है, आपने सिया पर हाथ क्यों उठाया। जिस पर विशेष राव अधिक पर चिल्लाते हुए कहती है, अधिक मेरे साथ कोई इस तरह बात करना मुझे बर्दाश्त नहीं है। इस लड़की के साथ रह रहकर तुम भी बदतमीज होते जा रहे हो। तुम्हें पता भी है इस लड़की ने क्या किया, एग्जाम में चीटिंग कर रही थी और जब पकड़ी गई तो झूठ पर झूठ बोल रही है। यह नहीं कि अपनी गलती है तो एक्सेप्ट करे और माफी मांगे, इसके बजाय जबान लड़ा रही है। इसे सबक सिखाने की बहुत जरूरत है। हाथ से निकल गई है, सर पर चढ़ गई है ये लड़की, इसकी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ा, सभी टीचर्स और प्रिंसिपल के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। और तुम कह रहे हो कि यह मैं क्यों किया, ये तो मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। ये लड़की इसी के लायक है, पता नहीं क्यों हम नहीं से अपने घर में रखा है। जिस पर राम पीछे से हल्की पर गंभीर आवाज में कहता है, मोम आप ये गलत कर रही है, आप सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर यूं उसे पर हाथ नहीं उठा सकती। क्या आपने एक बार भी उसकी बात सुनी, उसे एक्सप्लेन करने का मौका दिया। बस इन सब की बातें सुनकर अपने सिया पर हाथ उठाया, वह भी इन सब के सामने। सिया कोई छोटी बच्ची है, वह एक यंग लड़की है और आपको नहीं पता इस आगे के बच्चों के साथ किस तरह से हमें बीएफ करना चाहिए। ऐसे मत, उसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए। मोम आप कहीं का गुस्सा कहीं उतार रही है और यह गलत है, इसीलिए अधिक को या सिया को दांतों की जरूरत नहीं है। अधिक की बात सुनकर दो एक पल के लिए मिसेज श्रॉफ शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि सच था वह तो बस चांस ढूंढ रही थी सिया को नीचा दिखाने का, उसे सबक सिखाने का। और आज जब इतना अच्छा मौका उनके हाथ में आया था तो फिर कैसे गावती, वरना उनको क्या जरूरत पड़ी थी यहाँ ऐसे भाग्य आने की। वह तो यहाँ आई थी सिया की इंसल्ट करने, उसे सबक सिखाने। उन्हें सिया को अपने सामने सर झुका है माफी मांगते हुए देखना था और वह खुद के इमोशंस को और गुस्से को और अंदर दबे उसे नफरत को कंट्रोल नहीं कर पाए और बस सिया पर हाथ उठा दिया। पर यह बात वह कभी खुद से एक्सेप्ट नहीं करेगी। वही सिया जो कब से ये तमाशा देख रही थी, जब मैसेज श्रावणी उसे तमाचा मारा ना तो उसका चेहरा एक तरफ हो गया, उनकी उंगलियों के निशान उसके गालों पर छाप चुके थे। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी, उसमें आंसू नहीं थे, गुस्सा था, नफरत थी और एक हंसी उड़ाने वाली चमक, जैसे वह खुद का मजाक उड़ा रही हो। फिर वह प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहते हैं, अपने इन सबको यहाँ क्यों बुलाया। जिस पर सुपरवाइजर कहता है, बदतमीज लड़की, अब तुम हम पर सवाल उठाओगे, हमने पहले ही डिसीजन लिया था इस बारे में, तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करेंगे और तुम्हें रस्टिकेट करेंगे, फिर तुम हमारे डिसीजन पर सवाल उठा रही हो। सिया का और जो इस थोड़ी देर पहले कमजोर दुखी लग रहा था वह अचानक खतरनाक और ठंडा हो क्या उसने उसे एग्जामिनर की ओर देखते हुए कहा, और आप सबको किसने कहा कि यह लोग मेरी फैमिली है। जहां तक मुझे याद है मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट डिटेल्स में इनमें से किसी का जिक्र तक नहीं है। फिर आपने इन्हें इन्फॉर्म कैसे किया, कांटेक्ट कैसे किया और आपको कैसे पता कि यह मुझसे जुड़े हुए। सिया के सवाल सुनकर वहां खड़ा हर कोई शौक था। वह एग्जामिनर तो आप अंदर ही अंदर बहुत डर रहा था, उसने इस बारे में सोचा ही नहीं और एक्साइटमेंट में ये सब कर दिया। अब वह खुद में ही फंस रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर ये लाने नहीं दिया और सिया पर यह भड़कते हुए कहता, तुम हमसे क्यों सवाल कर रही हो, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने बस उसी पर यह सब किया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी किसी भी इन्फॉर्मेशन में, समझी। इसलिए यूनिवर्सिटी के डिसीजन पर और अथॉरिटी पर क्वेश्चन मत उठाना। सिया आगे आता है और वहां पड़ा बड़ा सा फ्लावर वासे लेकर जमीन पर पटकती है, जिसे जो सभी अपनी अपनी बातें ऊंची ऊंची चिल्लाकर कह रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, सिया के बारे में अपनी राय दे रहे थे। उन सबके मुंह पर ताले लग गए। फिर सिया उसे एग्जामिनर के पास जाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मैंने चीटिंग की प्रूफ क्या है। जिस पर एग्जामिनर के पसीने छूट जाते हैं। सिया का ये रूप, यह और वह खतरनाक आवाज, वह जानलेवा आंखें देखकर पर वह खुद को संभालते हुए अपनी लड़खड़ाती हुई पर गुस्से से भरी आवाज में कहता है, बदतमीज लड़की, एक तो चीटिंग करती हो पूरी क्लास के सामने, मैं तुम्हें चीटिंग करते हुए पकड़ा, तुम्हारी आंसर शीट से चिट्स करे और अब तुम मुझे ही झूठ ठहरा रही हो। सिया कहते हैं, इसके अलावा क्या प्रूफ है। जिस पर वह क्या था और क्या सबूत चाहिए तुम्हें, तुम ही चीटिंग कर रही थी इसीलिए वह सब चीज तुम्हारे पास थी। उसकी बात सुनकर सिया प्रिंसिपल की तरफ देखती है जो डर के मारे कांप रहा था अपनी सीट पर।
सिया उसे देखते हुए कहती है, क्या आपके इस घटिया यूनिवर्सिटी में ऐसे ही घटिया टीचर्स हैं जिन्हें कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है, ना ही आंखें हैं ना ही कान। सिया की ऐसी बातें और यूनिवर्सिटी की ऐसी इंसल्ट सुनकर वहां बैठा हर एक अथॉरिटी गुस्से में आ गई और वह सिया पर भड़काने वालों सिया ने चिल्लाते हुए कहा, शट अप, मैं बात कर रही हूं जब सब बात कर रहे थे तब मैंने सुना, अब मैं बात करूंगी और आप सब सुनोगे। अगर बीच में किसी ने बोलने की हिम्मत की तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिया की उसे डरावनी आवाज में पूरे केबिन में पेन ड्रॉप साइलेंस कर दिया। सिया उसे एग्जामिनर के और करीब जाती है तो एग्जामिनर डर के मार 2 कदम पीछे जाते हैं। ऐसे करते करते वह दीवार से चिपक जाता है, पर उसे अब अपने अंदर एक डर महसूस हो रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी खराब रही थी, उसके पर कर रहे थे और सिया उसे घूर रही थी। तभी एक धनम की आवाज के साथ केबिन का दरवाजा खुलता है और सब अपनी नजरें घूमकर उसे और देखते हैं तो वहां पर ध्रुव खड़ा था। उसने दरवाजा खोला और एक तरफ आकर खड़ा हो गया। उसके एक तरफ होते ही मानव पूरे गुस्से के साथ अंदर इंटर करता है और अंदर की सभी चीजों को अपनी गहरी आंखों से देखा है। वही जब नजर उसकी सिया पर जाती है तो उसे पर रुक जाती है, पर जब सिया की वह लाल आंखें और गालों पर उंगलियों के निशान दिखता है तो उसका खून खौल होता है। उसके हाथों की और गले की पास की नसें दिखाई देने लगती है। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वह सिया के पास जाकर उसका चेहरा ऊपर उठना है और अपनी डरावनी गुस्से से भरी आंखों से सिया को चेहरे को देखा है और उसे पर अपना हाथ हल्के से घूमते हुए कहता है, किसने किया ये, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मानव बजाज के लड़की पर हाथ उठाए। उसकी उसे आवाज ने वहां पर खड़े सबको सांस लेना तक मुश्किल कर दिया। सब अपनी जगह कांप रहे थे, वही जो अब तक विशेष राव गुस्से में और घमंड में खड़ी थी वह भी आपका अपने लगी थी। उन्होंने अपने सदू का पल्लू बहुत कसके पकड़ रखा था, उनके पसीने छूट रहे थे और वह यहाँ वहां देख रही थी। वही प्रिंसिपल्स और बाकी के बोर्ड ऑफ मेंबर जो कुछ देर पहले सिया पर एक के बाद एक इल्जाम लगाकर उसे भला बुरा कह रहे थे, सिया पर आवाज ऊंची कर रहे थे, उन सब की तो जैसे बोलती बंद हो गई। उनका दिल उनके मुंह में आ गया था मानव को वहां देखकर, और जब उन्होंने मानव के मुंह से सुना किसी या उससे रिलेटेड है तब तो उनकी मौत आ गई थी। तो क्या करेगा मानव? क्या सिया खुद को बेकसूर साबित कर पाएगी? और क्या होगा मिसेज राव और बाकी सभी के साथ जिन्होंने सिया के साथ इस तरह का बिहेवियर किया, और किसने रखी थी सिया के एग्जाम शीट में चिट्स? टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट एपिसोड।